नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। गुड मॉर्निंग कह सकते हैं हम, क्योंकि सुबह का वक्त है, लेकिन 10:05 और अब से 25 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम फैसला आने वाला है। फैसला है वक्फ बिल पर। वक्फ अधिनियम 2025 पर जो बहस चली थी वो बहस खत्म हो गई थी 22 मई को। इसी साल 22 मई को यह बहस खत्म हुई थी। 2 जजों की बेंच इस बहस को सुन रही थी और जिस दलीलें पेश की जा रही थी, माफी चाहूंगा, इधर 2 जजों की बेंच में से एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और दूसरे थे AG मसीह। इन दोनों की बेंच ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह जो हैं वो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, इन दोनों की बेंच ने अब क्या फैसला उनको सुनाना है, क्या फैसला लिखकर रखा है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यह मामला आया क्या, वक्फ बिल पर आज हम बात फिर क्यों कर रहे हैं। और लंबी बहस हुई थी वक्फ बिल पर और आप लोगों का भरपूर साथ सहयोग मिला था। आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और हम आप तक सुप्रीम कोर्ट की तमाम दलीलों को, सुप्रीम कोर्ट में रखे गए तमाम तथ्यों को हम आप तक पहुंचाते रहे। आज भी क्या कुछ होने जा रहा है, तुषार मेहता सरकारी पक्ष आप जानते हैं, वो आज क्या उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं वो देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे पहले कि क्या कुछ आएगा, इसमें फैसला क्या आने वाला है, यह भी दिलचस्प होगा। और साथ साथ अब जरा हम पीछे अगर चले, बैकग्राउंड में चले तो क्या क्या हुआ था यह भी आप तक रखना चाहता हूं। वक्फ बिल है क्या और इस पर क्यों आखिर आपत्ति लगी। जो साथी बाद में जुड़े हैं उन सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और सबसे बड़ी चीज कि आखिर वक्फ बिल के समय और हुआ क्या था, डिमांड क्या थी। 70 से ज्यादा याचिकाएं थी। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी इधर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सीधा आपसे ही समझना चाहता हूं कि यह वक्फ कानून जो बन चुका है और लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद 5 अगस्त को इसे राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई थी। माफी चाहूंगा, 5 अप्रैल को मोहर लग गई थी और उसके बाद इस पर सुनवाई लगातार चली थी। आखिरी सुनवाई 3 दिनों तक लगातार, जिसमें सरकारी पक्ष ने अपना बयान रखा था, अपनी बातें रखी थी और 22 मई को इसे सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन 22 मई से पहले क्या कुछ हुआ और लोकसभा में 288 मतों से इसमें जीत हुई थी, जबकि उसके खिलाफ 235 वोट पड़े थे और इधर 125 बनाम राज्यसभा में बनाम 125 बनाम 95। तो लेकिन दोनों जगह ये बिल जो है पास हो गया और उससे पहले इस बिल को भेजा गया था जेपीसी में भी। जेपीसी के जो विपक्ष के लोग थे, उनका जो सदस्य थे, उनका आरोप था कि हमने इसमें जो संशोधन कहे थे उस संशोधन को भी पटल पे नहीं लाया गया। आप याद कीजिए कि राज्यसभा में ये बातें कही गई थी, लेकिन उस समय धनखड़ साहब थे। धनखड़ साहब किसी की सुनते नहीं थे, नहीं सुने, बिल पास करवा दिया, बिल पास करवाया 125 बनाम 95। तो यह सब कुछ होता रहा। बिल के बाद मुस्लिम पक्ष जो है वो इस पर काफी भिन्नाया हुआ था, काफी परेशान था, नाराज था, इसलिए क्योंकि ये जो राज्य वक्फ बोर्ड, माफी चाहूंगा, जिला जो है, जिला स्तर के जो वक्फ बोर्ड हैं और उसके अलावा जो स्थानीय वक्फ बोर्ड हैं और राज्य परिषद जो है वक्फ परिषद, इन दोनों को लेकर भी उसमें तनाव की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि इसमें जो एक पक्ष था वो गैर मुस्लिम पक्ष भी इसमें रखा गया था सदस्य के रूप में। आप याद कीजिए, एक लंबी फहरिस्त चली। इसमें अगर कोई भी वक्फ बोर्ड जो है वो जांच के दायरे में आता है तो जांच कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा और जब तक ये जांच होगी तब तक वो बोर्ड जो है वो उसे खंडित माना जाएगा, उसमें कुछ भी काम नहीं होगा। ये सारी चीजें थी जो जिसको लेकर बहुत तरह के सवाल उठे और इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हुई सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले इस पे हुआ क्या क्या, जरा जल्दी से चलते हैं अमलेंदु जी आप तक। हाँ राजीव, देखिए, एक तो जिस दिन ये राज्यसभा से पारित हुआ उसी दिन ये मामला पहुंच गया फिर सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। और सबसे पहले जो पहुंचे वो कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद पहुंचे, जो कि खुद जेपीसी के मेंबर भी थे। वो सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद फिर और याचिकाएं पहुंचना शुरू हुई। एक साथ जो थी लगभग 70 याचिकाएं पहुंच गई। उसके बाद जब सुनवाई शुरू हुई तो धीरे धीरे उसमें और याचिकाएं जुड़ती गई और कुल मिला के हो गई 100 से ज़्यादा याचिकाएं।
उसके बाद फिर ये हुआ कि उस समय सीजीआई थे जस्टिस संजीव खन्ना, उनकी खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि भाई 100 को हम एक साथ नहीं सुन सकते, इनको सबको क्लब करते हैं और 5 मुख्य याचिकाएं जो उनको एक साथ करेंगे और बाकी सारी याचिकाएं जो हैं वो उसमें वो एडिशनल होंगी, उसमें वो अनुलग्नक के तौर पर होंगी। ये उस समय हुआ। उसके बाद फिर जस्टिस संजीव खन्ना जब सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न जो थे राजीव जी वो वक्फ बोर्ड से उठाए थे और जब वक्फ बोर्ड से सवाल उठाए तो उसके बाद जो थे वो इंटरिम ऑर्डर देने जा रहे थे। इंटरिम ऑर्डर जैसे ही वो देने जाने लगे तब तक जो थे वो वक्फ बोर्ड की तरफ से वकील उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप इंटरिम ऑर्डर पास मत कीजिए और हम जो है वो वचन देते हैं कि हम इस पर आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। तो उस समय इंटरिम ऑर्डर रुक गया और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा वक्फ बोर्ड में सरकार की तरफ से दाखिल हो गया कि भाई हम इस पर आगे वकील ने तुषार मेहता ने तो उसके बाद वो दायर मतलब उनकी तरफ से हलफनामा दायर हुआ कि इस पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उस पर आगे फिर नहीं बढ़े। उसके बाद वो संजीव खन्ना जो रिटायर हो गए 13 मई को। उसके बाद ये मामला 20 मई को पहुंचा जस्टिस गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के पास और वहाँ फिर काफ़ी लंबी राजीव जी बहस चली और उस बहस में जो मुख्य बात थी वो ये थी कि जस्टिस गवई ने कहा कि हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर बात कर रहे हैं विधेयक की, हम इस पर नहीं कर रहे कि इसके यानी इसके संवैधानिकता पर कि ये संवैधानिक तौर पे ये विधेयक सही है या गलत है, जो कानून बनाया गया है ये संवैधानिक तौर पर सही है या गलत है, इस पे हम बहस करेंगे। इस विधेयक को हम अगर कानूनी तौर पे संवैधानिक तौर पे ये सही नहीं है तो इसे रद्द करेंगे। पहली डिमांड यही थी कि इसको रद्द किया जाए। उसके बाद 3 अंतरिम इसमें आदेश पारित हुए थे, जरा उन अंतरिम आदेशों की भी बात हम करें। और लेकिन पहली प्राथमिकता में इस विधेयक को जो बाद में कानून बन गया, यह बिल जो बाद में कानून बन गया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के बाद, पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इस पर मोहर लगाती हैं, साइन करती हैं और उसके बाद इसका गैजेट आता है, गैजेट में इसका प्रकाशन होता है और यह कानून बन जाता है। लेकिन कानून को ही चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। 100 से ज्यादा याचिकाएं धीरे धीरे लग गई, पहले 70 फिर धीरे धीरे बढ़ते, लेकिन उसमें से कुछ याचिकाओं को 5-7 याचिकाओं को, क्योंकि सारी जो पिटीशंस थी, याचिकाएं थी, वो सब लगभग एक ही थी और सब में एक डिमांड ये तो था ही कि आप इसे रद्द कीजिए। अब यही है कि क्या ये रद्द होगा, इसी पे जो बहस चली थी, बहुत लंबी बहस चली थी। इधर से भी यानी एक पक्ष जो याचिकाकर्ताओं का पक्ष था उसमें भी वकीलों की वैसे ही टोली थी जैसे अभी एसआईआर में है। आज एसआईआर पे भी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे भी आज सुनवाई होनी है, लेकिन वही लगभग वही वकील इधर भी हैं। तो ये तय मानिए कि पहले ये फैसला उसके बाद एसआईआर, तो दोनों मसले पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। फैसला आप तक लेके आएंगे, वहां फैसले में क्या कुछ लिखाया जा रहा है, क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ प्रोनाउंस होता है, क्या पढ़ा जाता है, सब कुछ हम आप तक बताएंगे। तो एक बहुत ही गंभीर चिंतन का समय अब आने वाला है और आज एक ये भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब यहां कितनी ईमानदारी के साथ अपने जो तथ्य हैं, दलील हैं, इन सबों को सुनने के बाद कैसे वो आगे बढ़े और कैसे वो फैसला लेके आ रहे हैं ये भी देखना होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ कई चीजों में घिरे हुए नजर आए, लेकिन DY चंद्रचूड़ जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो इनसे पहले थे, जस्टिस BR गवई से पहले, तो BR गवई का यह फैसला एक प्रमुख फैसला होगा, पहला फैसला एक इस दौर का फैसला होगा, जबकि अब 2 महीने बाद गवई साहब रिटायर होने वाले हैं। 23 नवंबर को गवई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यह फैसला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन अमलेंदु जी जरा अपनी बात आगे बढ़ाइए। हाँ जी, तो जो मुख्य बहस जो चली थी उसमें एक तो ये था कि जो वक्फ व यूज़र है उसको लेकर बहस थी। दूसरा ये था कि किस तरीके से जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो उसकी वक्फ कमेटी में शामिल किए जा रहे हैं और उनकी संख्या मुस्लिम से ज़्यादा हो जा रही है, ये था। और तीसरा ये था कि जो मजिस्ट्रेट जांच करेगा वही मजिस्ट्रेट उसका फैसला भी लागू करेगा और जांच भी वही करेगा, और ये कि जब तक जांच होगी तब तक जिस संपत्ति पे विवाद है वो संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी और वो साधारण संपत्ति हो जाएगी और उस पर कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर यह बहस हुई कि भाई अगर आपने उसको वक्फ का उसका आपने छीन लिया, उसका टाइटल अगर चेंज हो गया और टाइटल चेंज हो जाएगा, उसके बाद मान लीजिए
ये बाद में फैसला आ जाता है कि साहब ये वक्फ है और तब तक उस पर कुछ और निर्माण हो गया, तब फिर उसकी क्या स्थिति होगी। तो ये एक था। दूसरा राजीव जी ये था कि जो दलील दी गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि ये नया जो कानून है ये संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, इसको लेकर था। इस पर सरकार ने तर्क दिया कि ये धारा 25 और 26 का उल्लंघन नहीं करता है, चूंकि वक्फ जो है वो धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ये सरकार की तरफ से दलील आई कि दान जो है सब धर्मों में होता है, लेकिन वो दान जो है वो स्वैच्छिक होता है और किसी भी हाल में ये इस्लाम की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वक्फ नहीं करता है तो वो मुसलमान नहीं रह जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सरकार की तरफ से दलील आई थी। इसके बाद राजीव जी जो जम्मू कश्मीर की तरफ से जो वकील खड़े हुए थे, उन्होंने इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया देती हुए बहुत एक तरह से कहा जाए सार गर्भित जो था वो उन्होंने अपना पक्ष रखा था और कहा था कि ये इस्लाम का ही हिस्सा है और ये उसका अभिन्न अंग है इस्लाम का। ये उनकी तरफ से दलील दी गई थी और इस पर जो था सुप्रीम कोर्ट भी सहमत नजर आया था राजीव जी। अब लेकिन जो सवाल उठाए राजीव जी वो है कि क्या सुप्रीम कोर्ट संवैधानिकता पे ही सिर्फ बात करेगा या इसके प्रोज और कॉन्स जो है उस पर भी बात करेगा। संवैधानिकता में तो ये है कि भाई हमने कानून पारित कर दिया, कानून पास हो गया तो संवैधानिक तौर पर सही है कानून। लेकिन राजीव जी एक याचिका महुआ मोइत्रा की इस बात पर भी है कि यह कानून संवैधानिकता की कसौटी पर भी खड़ा नहीं है, चूंकि जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी वो प्रक्रिया इसमें नहीं अपनाई गई। संवैधानिक प्रावधान जो थे उनका उल्लंघन किया गया और यहां तक कि राजीव जी 2 जेपीसी के सदस्य जो थे वो खुद वकील भी हैं। पहले तो वही मोहम्मद जावेद कांग्रेस के, दूसरे कल्याण बनर्जी टीएमसी के जो सांसद हैं वो भी उपस्थित हुए थे और उन्होंने भी कहा था कि हमारी बात को नहीं सुना गया। और आपको याद होगा आपने जब जगदीप धनखड़ का सवाल उठाया, जब ये किरण रिजिजू ने कहा राज्यसभा में बहस के दौरान कि साहब कोई आपत्ति हमारी इनकी तरफ से विपक्ष की तरफ से नहीं आई जेपीसी कमेटी में, तो सैयद नासिर हुसैन जो जेपीसी के मेंबर भी थे वो तुरंत उठकर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूं कि हमने जो थे वो अपने संशोधन दिए थे और आपने उसको इसमें नहीं दिखाया है। तो ये राजीव जी ये एक बहस भी है कि इसमें संवैधानिकता का भी पालन नहीं किया गया है। दोनों और सबसे बड़ी चीज कि जेपीसी में जब ये मामला गया तो जेपीसी के जो खासकर विपक्ष के जेपीसी के जो सदस्य थे उनकी बातों को यहां अनसुनी कर दी गई और ये आरोप वहां सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों जगहों पे दोनों सदनों में ये बात आई कि आखिर जेपीसी में हमने जो संशोधन की मांग की रखी, हमने जो संशोधन के सुझाव दिए, उन सुझावों को भी नहीं लाया गया। जब बिल पेश किया गया पारित होने के लिए, बहस के लिए जब बिल लाया गया दोनों सदनों में, तब उस जेपीसी में दिए गए सुझाव को भी मान्य नहीं रखा गया, उस सुझाव को मेंशन नहीं किया गया वहां। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लगातार ये बातें मांग, ये डिमांड चलती रही, लेकिन मनमाना ढंग से यहां पर एक तरफा ढंग से सरकार अपने सत्ता की घमंड में चूर सरकार जो है वो यहां पर साफ दिखाई दी कि सत्ता के आगे और इस बिल को हम किसी भी ढंग से पास करवा लेंगे, ये मानते हुए जेपीसी की बातों को यहां न रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो डिमांड रखी गई जब कि इसको रद्द किया जाए तो इन सारी बातों को भी लाया गया। तो ये तमाम दलील है। लेकिन तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जो सरकारी पक्ष हैं, जो सरकार के वकील हैं, वो अपनी बात कई बार और बात से भटकते हुए भी बहुत नजर आए थे। आई एम हेल्पलेस, हाँ हेल्पलेस तक कहा था उन्होंने। और राजू थे उस समय, और राजू एएस राजू भी थे और उनके असिस्टेंट जो थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा था कि आई एम हेल्पलेस। उसके बाद फिर ये आए और इसमें आप याद कीजिए कि हरीश साल्वे भी आए थे। हाँ, इसमें तो एक बड़ी टोली आई, सत्ता पक्ष ने भी जी जान से पूरी कोशिश की है। आप देखिए तुषार मेहता, उनके एडिशनल जो हैं वो राजू, उनके अलावा हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकील हरीश साल्वे, ये सब आए और उसके बाद सुनवाई, और उसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी, ये तमाम, गोपाल शंकर नारायण जहां तक मुझे याद है वो भी थे, ये प्रशांत भूषण थे, ये सब लोग, इन सब ने अपनी 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 याचिकाकर्ताओं की दलीलें पेश की और सबकी बात यही थी कि इस बिल को, इस विधेयक को, या अब जो कानून बन चुका है इसको खारिज किया जाए, रद्द किया जाए। संवैधानिक तौर पर यह सही नहीं है। वक्फ के बारे में जब बात आई तो आप याद कीजिए 1923
1973 से इसकी शुरुआत की कहानी, और वहां से इसकी शुरुआत होती है। 1953 आता है, 55 आता है, 95 आता है, अलग अलग, फिर 1923 भी आता है। 1923 में कह ही रहा हूं, 1923 मतलब लगभग 100 साल से ज्यादा का वक्फ का इतिहास, उन सबको खंगाला गया। कैसे वक्फ संपत्तियों को, इसमें यह भी कहा गया कि जो 500 साल पुरानी संपत्ति है, कल को ताजमहल को और बाकियों को भी आप सरकार जो है उस हिसाब से ले ले। तो ये बहुत कुछ, और उसमें क्या था कि वक्फ संपत्ति है तो आप कागज दिखाइए, उसकी रजिस्ट्री दिखाइए, उसमें जो बैनामा है वो दिखाइए, ये सारी चीजें थी। और ताजमहल का कहां से दिखाएंगे आप, या आप कुतुब मीनार का कहां से दिखाएंगे, ये सारे सवाल भी पूछे गए दोनों जजों की तरफ से, खासकर गवई साहब और मसीह साहब की तरफ से बहुत सारे सवाल उठे थे। लेकिन इन सवालों, दलीलों, इन सब के बाद अब क्या फैसला आएगा, अभी से मात्र 10 मिनट बाद फैसला सुनाना, प्रोनाउंस करना शुरू करेंगे दोनों बेंच के जो जजेज हैं, वो मसीह साहब और गवई साहब। लेकिन एक बहुत ही शानदार बहस हुई थी, अगर दोस्तों आप लोगों को याद हो तो। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन आज का, आज सुप्रीम कोर्ट से दो महत्वपूर्ण पब्लिक से रिलेटेड जो है केसेस हैं, जिसमें एक केस तो यही वक्फ का है। वक्फ कानून बन चुका है और उसे आज रद्द किया जाएगा या उसे जैसे है वैसे ही लागू किया जाएगा, इस पर एक बड़ा फैसला आना है वक्फ कानून को लेकर। और अगर वक्फ कानून इसी ढंग से जैसा सरकार ने पारित करवाया है वैसा ही रह जाता है तो इसके बाद परिस्थितियां देश में बहुत कुछ बदलते हुए हम लोग देखेंगे। तो एक तो यह है, और दूसरी चीज यह है कि SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो बिहार में चल रहा है मतदाता सूची का, उसको लेकर भी आज बड़ी सुनवाई होनी है। और ये सुनवाई उसको भी हम लाइव करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, और ये जो वक्त है वो वक्फ बिल पर, वक्फ कानून पर एक ऐतिहासिक फैसले का वक्त है। उस ऐतिहासिक फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं। हम दोनों के बीच ये जो तिरंगा दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये तिरंगा ऐसे ही लहराता रहे और इसकी आन बान शान को किसी की नजर न लगे। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन इतना आप मानिए कि इस तिरंगे को कोई झुका नहीं पाया है और न झुका पाएगा, क्योंकि इस तिरंगे में हिंदुस्तान के उन शहीदों की ताकत है, हिंदुस्तान की आजादी के परवानों की ताकत है, और आज हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाने की जो ताकत है यहां की आवाम को, वो ये झंडा हमेशा लहराता हुआ दिखाता है। इसीलिए यहां जरूरत है। और उन सब के बीच ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये वही इमारत है जहां से आपके हमारे अधिकारों की रक्षा होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम इमारत ये कह सकते हैं, सुप्रीम अदालत है, जहां से हम उम्मीद करते हैं कि यहां पर जो जजेज हैं वो दिल से या अपने अंतःकरण से, इन सब से तो आप जो भी आपको लेना है लीजिए, लेकिन तर्कों, दलीलों, इन सब का भी ख्याल रखिए, ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखिए, मानव अधिकार जिसको हिंदी में कहते हैं उसका ख्याल रखिए, और उसके बाद आगे बढ़िए, ये उम्मीद भी हम करते हैं। लेकिन आजकल पिछले दिनों हम लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ऐसे फैसले आते हैं, ऐसी बातें आती हैं जिससे कई बार मन दुखी हो जाता है। लेकिन चलिए, आज मन दुखी ना हो इसकी हम कामना करेंगे, कल्पना करेंगे। अभी से लगभग 5-7 मिनट बाद जब यह फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अमलेंदु जी, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे आज जब वक्फ कानून पर फैसले की घड़ी है तो पिछली बातें जो दलीलों में पेश की गई हैं उसको दोहराना बहुत जरूरी है। और जो दलीलें दी गई थी उसमें मुख्य दलीलें क्या थी, जरा उसको सामने लेके आइए। राजीव जी, एक मुख्य दलील तो ये थी कि जो वक्फा यूज़र की उस पर काफ़ी लंबी बहस चली, वक्फा यूज़र पे भी, और उसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि भाई जो संपत्ति एक बार वक्फ कर दी गई वो हमेशा वक्फ रहती है, उसका स्टेटस नहीं बदलता, उसका चरित्र नहीं बदलता, और ये उनकी तरफ से दलील थी। जबकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो उसकी स्टेटस जो है वो बदल जाएगा। फिर ये कहा गया कि जो 1995 का संशोधन आया था, क्या उसमें साहब मुतवल्ली के लिए कुछ इस पर अगर वो नहीं कराता है, रजिस्ट्रेशन की जब बात आई थी नहीं कराता है तो उसके लिए कुछ क्या प्रावधान था। नया जो कानून है राजीव जी, इसमें मुतवल्ली के लिए सजा का प्रावधान है, और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि पुराने में भी था, लेकिन ये था कि उसके मुतवल्ली के ऊपर कोई सजा नहीं थी, उसको दंडित किया जा सकता था, उसको बदला जा सकता था मुतवल्ली को, लेकिन यहां तो उसको सजा का प्रावधान भी है, ये आया। तीसरी बात यह कि जो 100 साल से पुरानी संपत्तियां हैं या 200 साल पुरानी हैं या 1000 साल पुरानी संपत्तियां हैं, वो तो वक्फा यूज़र अगर कर दी गई तो वो तो वक्फ है, उसका स्टेटस तो बदलता नहीं, वो तो वक्फ ही रहेगी हमेशा संपत्ति। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके कागज़ लाइए, तो अब 1000 साल पुराने कागज़ कहाँ से आएंगे, 100 साल पुराने कागज़ कहाँ से आएंगे। फिर ये भी तड़काया कि साहब ये रजिस्ट्रेशन तो 1923 से
से ही शुरू हो गया था, तो उस समय लोगों ने क्यों नहीं कराया? तो ये आया कि उस समय शुरू हो गया था, लेकिन इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। फिर 96 में जब आया कि रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसके साथ भी ये था कि रजिस्ट्रेशन नई संपत्तियां जो उनका कराना है, पुरानी आप चाहें तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन जो वक्फा यूजर 100 साल पुरानी या 200 साल पुरानी है, उसका कैसे आएगा कि साहब उसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, उसके कागज कहां से आएंगे? एक बहस राजीव जी इसको लेकर की भी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के साथ साथ, संवैधानिकता के साथ साथ जो व्यावहारिक पहलू थे उन पर भी बहस थी कि दोनों स्तर पर ये, एक तो जो 300A है संविधान का अनुच्छेद, उसका उल्लंघन करता है, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अपने धार्मिक रीति रिवाज के पालन करने का अधिकार है, उसका भी उल्लंघन करता है। तो ये संविधान की कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता है। ये जो 2025 का जो वक्फ संशोधन अधिनियम है, ये उस पर खरा नहीं उतरता है। ये याचिकाकर्ताओं की तरफ से राजीव जी दलील थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि कैसे ये संवैधानिक तौर पर ये जो कानून है वो गलत बनाया गया है। ये कानून संवैधानिक तौर पर खरा नहीं उतरता है, इसीलिए इस कानून को रद्द किया जाए। ये डिमांड की गई वहां पर सुप्रीम कोर्ट में। एक गहमा गहमी भरा पूरा का पूरा जो ये पूरी सुनवाई थी कह सकते हैं, और इसमें एक तरफ तमाम देश के वरिष्ठ वकील जो संवैधानिक मसलों को बहुत संजीदगी के साथ रखते हैं सुप्रीम अदालत में, और वहां जो जजेस होते हैं उनके सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या और कोई जजेस हो उनके सामने, लेकिन दूसरी तरफ इसे डिफेंड करने की कोशिश होती रही इधर से, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगातार अपनी बातें रखते हुए और कई बार झल्लाते हुए नजर आए थे। आप सब याद कीजिए, हम लोगों ने लगातार इसी मसले को आप तक, उन दलीलों को आप तक पहुंचाया था उस सुनवाई को। 1923 की कहानी और आज 2025 में हम लोग हैं, यानी 102 साल पुरानी वक्फ की कहानी जो है वो अब किस दिशा में जाएगी ये मानना बहुत जरूरी है। वक्फ जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये न सिर्फ मुसलमानों के लिए ये कानून इंपॉर्टेंट है, इस कानून को अगर रद्द न किया गया तो यह कानून धीरे धीरे सिखों की तरफ भी, यह कानून धीरे धीरे क्रिश्चियंस की तरफ भी, यह कानून धीरे धीरे हिंदुओं की तरफ भी अपने पंजे को, अपने हाथ को मजबूत करते हुए बढ़ाएगा। यह साफ समझ लीजिए। और जो लोग आज खुश हो रहे हैं कि चलो मुसलमानों को तो इसमें हम दबोच लेंगे, वो उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रहेगी, यह तय मानिए आप। ये इस कानून के उन पहलुओं को अगर समझने की कोशिश मैंने की है तो उस आधार पे मैं ये बात कह रहा हूं कि ये कानून जो है धीरे धीरे उतनी धार्मिक स्वतंत्रता की जो एक बैरियर है उसको भी रोकता है। इसीलिए इसमें आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 इन सब का भी जिक्र आया था जब संवैधानिक चुनौतियां पेश की गई थी। तो संविधान की किताब को अगर निकाल के आप देखिए, लाल किताब जिसको राहुल गांधी लेकर घूमते हैं, उस किताब को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि संविधान में हमारे पूर्वजों ने, बाबा साहब अंबेडकर से लेकर तमाम संविधान सभा के सदस्यों ने जिन बातों को लिखा है, रखा है, वो इसीलिए कि हमारी जिंदगी जो है वो सुचारू रूप से आसानी से आगे बढ़े। लेकिन उसी में हर्डल लाने की कोशिश ऐसे कानून होते हैं जिसके जरिए सियासतदां जो हैं वो अपनी सियासत को, अपनी रोटी को मजबूत करने, अपनी सियासत को मजबूत करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन साथ साथ उन अपने मतदाताओं को कमजोर करने की कोशिश होती है जिसके जरिए उस कुर्सी तक वो बैठे होते हैं। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त वही काम कर रही है? जरा सोचिएगा ये भी। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर है कि वक्फ कानून क्या आज रद्द होगा या वक्फ कानून एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा? जबकि अंतरिम फैसला क्या आया था? अंतरिम फैसले में 3 महत्वपूर्ण बातें थीं। वो 3 बातों में एक बात जो सबसे बड़ी थी वो ये थी कि जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता है तब तक इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों की जो एंट्री है उस पर रोक लगाई जाती है। अमलेंदु जी सही कह रहा हूं? हाँ, एक ये था। दूसरा था कि इसकी जांच के लिए जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता है तब तक इसकी जांच पर भी रोक लगेगी। यानी इसमें यह है कि इसकी जांच, अगर किसी ने किसी वक्फ की शिकायत कर दी और तो इसकी जांच कलेक्टर करेगा, और कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, जिले का अधिकारी, जिला अधिकारी जिसे कहते हैं, वो अगर करेगा तो तब तक ये वक्फ सस्पेंड रहेगा। तो वक्फ सस्पेंड रहा, अगर निलंबित रहा,
तो फिर वहां की कार्य पद्धति, कार्यशैली, वहां का क्रियाकलाप, वहां का काम धाम वो कैसे चलेगा, इसीलिए इस पर भी रोक थी। तो ये कुछ कुछ चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर रोक लगाई गई, लेकिन आज वो अंतरिम फैसला अलग था। आज महत्वपूर्ण फैसला इस पूरे कानून की वैधता पे, इस कानून की संवैधानिकता पे, संवैधानिक रूप से ये कानून सही है या गलत है, इस पर फैसला आना है। ये कानून या तो रद्द होगा या ये कानून संशोधित करके आगे बढ़ाया जाएगा। हो सकता है कि कुछ संशोधन किया जाए, ऐसे संशोधन जिस पर अंतरिम फैसला ऑलरेडी लिया जा चुका है। मुझे यह लगता है अमलेंदु जी कि ये कानून जो है उन संशोधनों को भी, उधर भी अब 1 मिनट का वक्त बचा है, उधर जजेज जो हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो खबर आ रही है मेरे पास कि जजेज वहां इकट्ठा हो रहे हैं, दोनों जजों की बेंच कोर्ट नंबर 1 में, और वहां पर क्या फैसला सुनाया जाएगा इसका इंतजार रहेगा। वो हम आप तक पहुंचाएंगे कि ऑर्डर जो फैसला आएगा वो फैसला हम सुनाएंगे, बताएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 जजों की बेंच, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब, जस्टिस BR गवई, और दूसरे नंबर के जज AG मसीह, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह, इन दोनों की बेंच ने क्या फैसला लिया है यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। संविधान, आज संविधान जो है, इस संविधान के बचाने के लिए ये जजेस खड़े होंगे या इस देश के पॉलिटिक्स की रक्षा करने के लिए खड़े होंगे, यह भी देखा जाएगा। यह कई गंभीर टिप्पणी है, बहुत गंभीर मामला है, इसीलिए यहां पर इन बातों को और इस संविधान लाल किताब जो संविधान है इसको मैं दिखाता रहता हूं बार बार, इसीलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसके बिना आप जिंदगी की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते। भले ठीक है रोजमर्रा में जैसे दिन से दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये एक क्रम है वो चलता रहता है, लेकिन साथ साथ आपकी जिंदगी की गाड़ी सिर्फ रात और दिन के साथ नहीं चलती है। आपकी रात की और दिन की जो गाड़ी है, यानी आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है, वो किस देश में आप रह रहे हैं, किस परिवेश में आप रह रहे हैं, कौन सरकार चला रहा है, संविधान आपको कितनी छूट दे रहा है, आप पाकिस्तान में हैं कि अफगानिस्तान में हैं, आप पुरुष हैं कि महिला हैं, आप हिंदुस्तान में हैं तो आप कैसे हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करता है उस देश पर, उस देश की सरकारों पर। हमारे देश की सरकार कैसे काम कर रही है, किस ढंग से काम कर रही है, ये यहां बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में इस ढंग के कानून कितने मायने रखते हैं, क्या इस वक्त वक्फ कानून की जरूरत थी, अगर थी तो किस रूप में थी, यह सब भी यहां मायने रखता है। और इन सब पर, इन सब की जो प्रासंगिकता है, इन सब पर अभी थोड़ी देर बाद मोहर लग जाएगा जैसे ही दोनों जज फैसला सुनाना शुरू करेंगे। अमलेंदु जी, बहुत महत्वपूर्ण है यहां पे। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण हो। जैसे ही दोनों जज फैसला सुनाना शुरू करेंगे, हम लोग फैसला जो आता जाएगा उसको बताते भी जाएंगे क्या क्या आ रहा है। लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण राजीव जी बात ये उठाई कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर की जब बात हो रही है, और जस्टिस BR गवई जो CJI उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इसकी संवैधानिकता पर बात करेंगे, तो संवैधानिकता पर अगर बात होगी तो देखना ये होगा कि संविधान की रक्षा होती है कि नहीं होती है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है। और ये कानून साफ तौर पर राजीव जी संविधान के नियमों के विरुद्ध है और संवैधानिक प्रक्रिया का इसमें पालन नहीं किया गया है। और जो मौलिक अधिकार हैं उनका भी ये उल्लंघन करता है। 300A संपत्ति का अधिकार जो है, और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका भी उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 2526 का। तो अब देखना यह है कि क्या फैसला इस पर आता है। लेकिन जो राजीव जी और महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं, और उसमें जो साफ तौर से जो इस पर बहस चली थी, उसमें जो बातें आई थी, उसमें एक तो ये था कि भाई किस तरीके से ये कलेक्टर को इसमें इतनी शक्तियां दी जा रही हैं, और कलेक्टर को भी उसमें परिभाषित नहीं किया गया है। कलेक्टर राजीव जी होता है कि जिलों में कई जगह जिला कलेक्टर होता है, कई जगह जिलाधिकारी होता है, DM कहा जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से। लेकिन वो निर्धारित है कि कलेक्टर है तो इसका मतलब वो या तो जिलाधिकारी है या जिला कलेक्टर है। यहाँ कोई भी SDM स्तर का अधिकारी कलेक्टर हो सकता है इस अधिनियम के तहत, और उसको इतनी शक्तियां दे दी गई हैं कि वो उस संपत्ति को डीनोटिफाई भी कर सकता है कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, और जांच करने के दौरान भी कर सकता है। यानी तुम ही जो है दरोगा हो, तुम ही जज हो, ये शक्तियां थी ये कलेक्टर को दे दी गई। और कलेक्टर का इसमें यह निर्धारित भी नहीं किया गया कि वो वाकई में जिला कलेक्टर है। यानी एक तहसीलदार स्तर का अधिकारी या एक SDM स्तर का अधिकारी वो कलेक्टर हो सकता है वक्फ के मामले में, और वही जांच कर सकता है और वही डीनोटिफाई भी
कर सकता है। तो इसको लेकर एक बहुत ज़्यादा बहस थी कि ये इसमें स्पष्ट नहीं है और ये जिस तरीके से करने की कोशिश की जा रही है ये संवैधानिकता पर भी कानून जो है वो खड़ा नहीं उतरता है। तो अब देखना ये कि जैसा कि कहा था जस्टिस बी.आर. गवई ने कि हम संवैधानिकता पर बात करेंगे, उस संवैधानिकता पर बात होगी कि नहीं होगी। दूसरा आपने राजीव जी जो कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति का मसला नहीं है, इसके बाद धीरे धीरे आज जो है वो गिरजाघरों की तरफ बढ़ेगी, चर्च की तरफ बढ़ेगी, गुरुद्वारों की तरफ बढ़ेगी, मंदिरों की तरफ बढ़ेगी। और आपको याद होगा राजीव जी कि वो जो ऑर्गेनाइजर आरएसएस का जो मुखपत्र है उसमें एक लेख छपा था कि चर्चों के पास कितनी संपत्तियां हैं और ये बताया गया कि इनके पास सबसे ज़्यादा संपत्तियां हैं। और उस पर जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि हम यही कह रहे थे कि इनकी निगाहें जो हैं वो धार्मिक जो स्थल हैं उनकी संपत्तियों पर हैं, तो राजीव जी उसके बाद वो टेक डाउन कर लिया गया वेबसाइट से वो लेख। तो यानी कि अब मंशा जो है सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की ये साफ नजर आ रही है कि अगर वक्फ के मामले पर ये कामयाब हो जाते हैं तो इसके बाद अगला निशाना गिरजाघरों पर, फिर गुरुद्वारों पर और फिर मंदिरों पर भी आएगा। क्योंकि मंदिरों को लेकर राजीव जी जिस तरीके से सरकार अपना दखल बढ़ा रही है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट है। आप मथुरा वृंदावन में चले जाइए, वहाँ देखिए आप किस तरीके से रोष जो है सरकार की नीति को लेकर कि सरकार किस तरीके से मंदिरों की संपत्ति पर जो अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रही है। तो ये आगे चलकर काफी ज्यादा बढ़ेगा, इसका स्वरूप व्यापक होगा और फिर सरकार की तरफ से तर्क ये दिया जाएगा कि भाई जब वक्त पे हमने किया था तब आप समर्थन कर रहे थे, अब आप समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये दलील सरकार की तरफ से दी जा सकती है। तो इसलिए बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके आंख कान कितने खुले राजीव जी, क्योंकि पट्टी तो खुल चुकी है अब न्याय की देवी की आंखों से, अब वो किस नजर से देखती है वो न्याय की देवी, ये देखना आज बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, न्याय की देवी किस नजर से देखती है, आंखों की पट्टी वहां खोल दी गई है। आप जानते हैं जो एक तस्वीर न्याय की देवी की आप लोगों ने देखी होगी, आंखों पे काली पट्टी बांधी हुई, हाथ में तराजू लिए हुए और ये करते हुए कि हम आंखों से नहीं देख रहे हैं लेकिन दलीलों से तौल रहे हैं और जो सही है उसे सही और गलत को गलत, किसी का चेहरा देखकर नहीं बल्कि फैसला जो है वो तर्कों, दलीलों, साक्ष्यों, गवाहों इन सब के दम पे, इन सब के बिना पे हम देते हैं। लेकिन अब आंखों की पट्टी तो खुल चुकी है, खोल दी गई है, इसी सरकार ने खोली। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सचमुच आंखों की पट्टी खोलकर भी आप उन चीजों को देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत है? अगर सही और गलत में फैसला अगर आप कर सकते हैं तो यह फैसला भी आज सही आएगा, यह तय मानिए। और अगर सही और गलत में फैसला आप नहीं तय कर सकते हैं तो यह फैसला किस दिशा में जाएगा यह भी मानिए। कई लोग अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि यह तो ऐसे ही डिसमिस हो जाएगा, इस पर तो कोई फैसला आएगा नहीं। कई लोग अलग अलग बातें, निराशाजनक बातें भी होती हैं और निराशाजनक बातें इसलिए होती हैं, लोग थोड़े से निराश इसलिए हो गए हैं, नाखुश इसलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ऐसे फैसले आए जिस पर तत्काल कार्रवाई, कुछ ऐसे मसले आए जिस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ फैसले आने चाहिए। जैसे एसआईआर पर आपने देख लिया कि लगातार आधार को लेकर कितनी बहस होती रही और फाइनली पिछली जो सुनवाई हुई है उसमें अब लिखित रूप से आया कि 12वें दस्तावेज के रूप में आधार को माना जाए। और उधर चुनाव आयोग कैसे अपनी मनमानी कर रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं। अगर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को ऊपर मानता है तब तो फिर देश में सुप्रीम कोर्ट कहां है यह भी सोचना होगा और आखिर फिर भरोसा क्यों करे कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट पे, यह बात भी आएगी। इसलिए यहां पर अपनी अपनी जो आपकी शक्ति है उस शक्ति के हिसाब से आपकी जो ताकत है उसको भी आपको बीच बीच में दिखाना होता है कि हमारी ये ताकत है और हमारी ताकत को आप पहचानो। और यहां पर क्या चुनाव आयोग अपनी ताकत पहचान पा रहा है, इन सब की चर्चा हम करेंगे जब एसआईआर पर आज फिर सुनवाई होगी तब। लेकिन उससे पहले यहां पर एक फैसले की घड़ी और वो बहुत बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है वक्फ पर। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो अब कानून बन चुका है राष्ट्रपति के मोहर के बाद अप्रैल के महीने में, इसके बाद इस पर सुनवाई हुई, नोटिस जारी हुए, लगातार 3 दिनों तक सुनवाई हुई थी। आखिर में 22 मई 2025 को इसका फैसला, इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इंतजार था कि जल्दी इस पर फैसला सुनाया जाएगा। गवई साहब चले गए थे समर वेकेशन पे, विदेश चले गए, विदेश से आए, उसके बाद भी इंतजार था। देखते हैं कि कितने पन्ने का फैसला है और कैसा फैसला है, इस फैसले का कितना असर पड़ता है। और जैसा अभी अमलेंदु जी बता रहे थे, उससे पहले मैं बता रहा था कि सवाल यह है कि यह फैसला जो है वो वक्फ के पक्ष में जाए या विपक्ष में जाए, लेकिन इसका असर दूसरे धर्मों के जो ऐसे धार्मिक संस्थाएं हैं उस पर भी पड़ेगा।
चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। हम लोग जो अपने यहाँ जो 4 प्रमुख, उसके अलावा बौद्ध मठ हैं, जैन मुनियों का जो जैन मंदिर है, इन सब पे भी असर पड़ेगा, ये तय मानिए। आप ये मत खुश होइए कि हाँ हमने मुसलमानों की इस संपत्ति वक्फ को लेकर, वो जो आजकल जो एक कहा जाता है ना, कुछ संघियों से आप बात कीजिए तो कहते हैं कि हमने मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी है। ये जो चूड़ी टाइट करने के चक्कर में आप अपने टाइट कर रहे हैं, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। और ये बात जब आप इंसानियत को किनारे रखकर, मानवता को किनारे रखकर, आप जब एक इंसान को दूसरे इंसान के खिलाफ लड़ाने लगते हैं और ऐसे हथकंडे लेकर, तो फिर आपके ऊपर भी कहा जाता है ना कि जिसका घर शीशे का हो, दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते हैं, नहीं मारना चाहिए। और ऐसे में जब आप पत्थर मारने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके ऊपर भी पड़ेगा। इसीलिए यहां पर ये कुछ जो हमारे पूर्वजों ने जो बातें सिखाकर, बताकर, इस समाज को जो वो देकर गए हैं, उसको भी कई बार भली भांति समझकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? जब सियासत की बात आती है तो सियासी रोटियां सेकने के लिए, तात्कालिक लाभ लेने के लिए लोग ऐसे फैसले करते हैं। मगर क्या आज सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम फैसला सुनाने जा रहा है जिसमें इस वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को ही रद्द कर दिया जाएगा? क्या इसमें संशोधन कर इसे आगे बढ़ाया जाएगा? बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। एक तो पहली बात अमलिंदु जी ये समझना होगा कि क्या पहली फुर्सत में कहा जाएगा कि हम इस कानून को, चूंकि ये संवैधानिक दायरे के अधीन नहीं है, इसको हम रद्द करते हैं। संविधान की कसौटी पर यह कानून, जो नया कानून आया है, यह ठीक नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। क्या आज दोनों जजों की बेंच यह फैसला सुनाने जा रही है? एक बात ये, या दूसरा फैसला यह आएगा कि जो 3 अंतरिम आदेश है, उन अंतरिम आदेशों को भी परमानेंट आदेश के रूप में माना जाएगा और उसके बाद यह कानून एज इट इज रहेगा। या तीसरा कि इसमें और भी संशोधन की जरूरत है, उन संशोधनों के लिए इसे दोबारा हम एक गुजारिश करते हैं इधर कार्यपालिका को कि वो इसे फिर से जेपीसी की तरफ भेजे, फिर से इसे संसद के अंदर लाया जाए। बहुत कुछ अलग अलग चीजें आ सकती हैं अमलिंदु जी, जरा उस पे भी, और इन सब के बीच आखिर आने क्या जा रहा है, ये सब कुछ यहां पे होगा। अमलिंदु जी क्या कुछ है? हाँ बिल्कुल राजीव जी, इस पे बहुत कुछ हो सकता है। एक तो पहले यही हो सकता है कि जिन 3 बिंदुओं पर सबसे पहले बात थी, यही हो सकता है कि वो 3 जो इन बिंदुओं को निरस्त कर दिया जाए। अब चलिए, इस बीच फैसला पढ़ना शुरू हो गया है। अब फैसले की घड़ी, फैसला पढ़ना शुरू हो गया है। फैसला लिखा जा रहा है, मुख्य न्यायाधीश यहां पर फैसला पढ़ रहे हैं। हमने माना है कि पूर्व धारणा हमेशा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है और हस्तक्षेप केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाता है। यहां से शुरुआत हो गई है। आप समझ लीजिए कि बात क्या चल रही है, कि ये हमने पहले से माना है कि जो भी कानून बनाया जाता है वो संवैधानिक पक्षों को रख के बनाया जाता है। यहीं से ये शुरुआत हो रही है और यहां पर फैसला पढ़ने का जो है वो उसको बढ़ाया जा रहा है। अमलिंदु जी। हाँ जी 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 बिल्कुल राजीव जी, अभी मेरे पास सूचना जैसी आती है मैं बताता हूँ, और ये पढ़ना शुरू हो गया है इसको लेकर। और आगे अब जो कह रहे हैं कि ये अब उन्होंने जो धारा 3R थी राजीव जी, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी। और धारा 3R को लेकर जो CJI कह रहे हैं कि हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है। हमने पाया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता। हालांकि कुछ धाराओं को संरक्षण की आवश्यकता है। 3R यह धारा उस व्यक्ति पर रोक लगा दी जाएगी जो 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है, बिना किसी तंत्र के। यह मनमानी के शक्ति के प्रयोग को बढ़ावा देगा, ये साफ तौर पर कहते हुए CJI राजीव जी नजर आ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। यानी यहां पर साफ साफ अब जब फैसला पढ़ा जा रहा है, फैसला पढ़ने की घड़ी आ गई। या वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगाने की बात है, जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। यह प्रावधान तब तक के लिए स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें ये तय करने के लिए नियम नहीं बना लेती हैं कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। एक तो इसमें कि इस्लाम का इस पर रोक, परमानेंट इस पर रोक लगा दी गई है। परमानेंट ये रोक लगा दी गई कि इसमें जो कहा गया था कि जो 5 साल मुस्लिम है,
मतलब जो प्रैक्टिशनर मुस्लिम जिसको कहते हैं कि 5 वक्त का नमाज पढ़ना और बाकी वो, या कोई भी नया मुस्लिम भी बना है तो 5 साल कम से कम मुसलमान हो, ये जो इसमें लाया गया था इस पर भी रोक है। और ये प्रावधान, ये प्रोविजन तब तक इस पर रोक लगा कर रखेंगे जब तक कि राज्य सरकारें ये तय करने के लिए नियम नहीं बना लेती हैं कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं है। यानी राज्य सरकारें इस पर नियम बनाएं कि कोई भी व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं है। ये यहां पे है अमलेंदु जी, ये बातें यहां अब धीरे धीरे इस वक्फ पे जो है अब फैसला आ रहा है। वक्फ पर फैसले की घड़ी और 3R का मामला कि यह धारा 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति को दिखाने पर रोक रहेगी बिना किसी तंत्र के। यहां पर साफ साफ है कि आप जो हैं ये पहले तय कर लीजिए, नियम बनाइए कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है, और इसके लिए फिर आप आगे बढ़िए। कह रहे हैं हमने प्रत्येक धारा को प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है। हमने पाया है कि कानून में पूरी तरह से व्यवसाय पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं यहां पर है। अलग अलग बिना किसी तंत्र के ये मनमानी शक्ति के प्रयोग को बढ़ावा देगा। इसलिए ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। बहुत अलग अलग यहां जो फैसला है, फैसले की घड़ी और फैसले को यहां पर साफ दूसरा जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वक्फ बोर्ड का, उसका अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। साथ ही गैर मुस्लिम को सीईओ के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देने वाले संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी गैर मुस्लिम रखे जा सकते हैं, ये आ गया है राजीव जी। इसमें गैर मुस्लिम रखे जा सकते हैं अलग। अब देखिए इसमें जो वक्फ पे जो वक्फ बिल पे जो अभी फैसला आ रहा है वही फैसला हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो धीरे धीरे आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें 5 साल तक जो था कि 5 साल का प्रैक्टिशनर होना चाहिए, इस पर भी अभी रोक लगा दी गई है। इस पर रोक, अलग अलग प्रावधानों पर रोक की बात यहां पे आ रही है अमलेंदु जी। अभी धीरे धीरे इसको हम लोग और जैसे जैसे ये जो रोक है वो जैसे जैसे हम देखेंगे आगे क्या कुछ आ रहा है, इसके साफ कह रहे हैं यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वक्फ अधिनियम के उस प्रावधान पर रोक लगा दी गई है जो सरकार द्वारा नामित अधिकारी को यह विवाद निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि क्या वक्फ संपत्ति ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया है। इस पर भी रोक लगा दी गई है। इस पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कलेक्टर वाला मामला, इस पर भी रोक लगा दी गई है। तो अभी देखिए कि धीरे धीरे और एक पूरा, क्योंकि एक छन के थोड़ी थोड़ी चीजें आ रही है सामने। और राजीव जी ये कहा है अपने आदेश में सीजीआई ने कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा। न्यायाधिकरण द्वारा न्याय निर्णय होने तक किसी भी पक्ष के विरुद्ध कोई तृतीय पक्ष अधिकार सृजित नहीं किया जा सकता। कलेक्टर को ऐसी शक्तियों से संबंधित प्रावधान स्थित रहेगा। हम यह भी मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए और कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। जी ये है राजीव जी। जी 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 ये जब यहां पे ऑर्डर पढ़ा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि हमने माना है कि अनुमानतः हमेशा कानून की संवैधानिकता पर आधारित होता है, यानी कि जो कानून बनाया जाता है वो संवैधानिक तौर पर सही होता है, संवैधानिक तौर पर परखा रहता है। और बहुत दुर्लभतम मामलों में ही ऐसा होता है कि संवैधानिक पहलुओं का ख्याल नहीं रखा गया हो। ऐसा हम मानते हैं कि इसमें भी उन संवैधानिक तथ्यों को रखा गया है। हमने पाया है कि पूरे इस अधिनियम को चुनौती दी गई, लेकिन मूल चुनौती धारा 3R 3C 14 थी। जो 3 धाराएं हैं इसको मूल रूप से हालांकि पूरी चुनौती दी गई, इस पूरे को रद्द करने की चुनौती दी गई, लेकिन उसके अलावा 3R 3C और 14 इन 3 धाराओं को ज्यादा चुनौती दी गई। हमने 1923 के अधिनियम से विधायी इतिहास का अध्ययन किया है और प्रत्येक धारा के लिए प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है और दोनों पक्षों को सुना है। पूरे कानून के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था, लेकिन जिन धाराओं को चुनौती दी गई है उन पर हमने स्थगन दिया है। जिन धाराओं को चुनौती दे दी गई है यानी 3R 2C 3C और 14 इन सब को इसको हमने स्थगित कर दिया है। पहला 3R क्या है? 3R जो धारा है इस कानून का, उसमें है इस्लाम का पालन करने वालों के लिए नियम बनने तक 5 साल का समय आवश्यक है, क्योंकि इससे शक्तियों का मनमाना प्रयोग होगा। इसको हमने स्थगित कर दिया। दूसरा 2C प्रावधान, वक्फ संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा, इसको भी हमने स्थगित कर दिया। तीसरा 3C
राजस्व अभिलेखों में अधिकारी द्वारा चुनौती देने से कलेक्टर को अधिकार निर्धारित करने की अनुमति देना शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध होगा। अंतिम निर्णय होने तक संपत्तियों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। जब तक स्वामित्व का निर्णय नहीं हो जाता तब तक किसी भी वक्फ को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। इसको भी हमने स्थगित कर दिया। फिर चौथा, इसमें 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और राज्य के लिए 3 से अधिक नहीं होंगे। इसको भी हमने स्थगित कर दिया है। फिर पांचवें नंबर पे धारा 23, पदेन अधिकारी मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। ये 5 जो है इसको स्थगित कर दिया गया है। ये साफ साफ यहां पे इस ऑर्डर में आ रहा है। तो एक बहुत ही गंभीर ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पे, और वो ऑर्डर धीरे धीरे और पढ़ा जा रहा है। अमलेंदु जी, ये इसमें साफ साफ जो 5 महत्वपूर्ण है, इस पूरे जो वक्फ संशोधन कानून है, इस कानून को रद्द तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस कानून में जो मुख्य रूप से जो बातें हैं उसको यहां सामने लाकर यह समझा जा सकता है राजीव जी कि अभी तक जो फैसला आया है उससे यह समझा जा सकता है कि जिस मकसद से यह कानून बनाया गया था वो मकसद सरकार का ध्वस्त हो गया है। हाँ, यह निश्चित तौर पर समझा जा सकता है। बाकी आगे फैसला क्या आएगा वो भी हम बताएंगे जब आगे उस पर फैसला। यहां पर सरकार की बड़ी हार कह सकते हैं। बिल्कुल राजीव, मोदी सरकार की बड़ी हार इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य से आप कलेक्टर को सामने ले आए, आप गैर मुस्लिमों को सामने ले आए, आप 5 साल के मुस्लिम प्रैक्टिशनर को सामने ले आए, आपने कहा कि जब अगर किसी वक्फ जो है किसी झमेले में पड़ता है, यानी वक्फ पर कोई जांच बैठती है, तब तक वो वक्फ नहीं रहेगा। इसको भी, ये तमाम मसले को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इन सबको हम सस्पेंड करते हैं, स्थगित करते हैं। संवैधानिक तौर पर ये मामले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस पर यहां पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्थगन दे रहा है, इस पर स्टे दे रहा है। साफ ये दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी, यानी यहां वक्फ संशोधन अधिनियम में यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, एक ये भी है कि सरकारी जो इंक्रोचमेंट की बात आती है कि हाँ, सरकार जो संपत्ति को इंक्रोच कर लेगी, सरकार उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेगी, इस पर भी स्थगन है। वक्फ की संपत्ति, हाँ, वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी, इस पर भी स्थगन है। और ये अधिकार जो कलेक्टर को दिया गया था वो छीन लिया गया। ये कहा है कि एक बार जो वक्फ हो गया वो वक्फ रहेगा, अगर उस पर कोई विवाद होता है तब भी वो वक्फ रहेगा जब तक कि मामला सेटल नहीं हो जाता। तो यानी राजीव जी, जो इस कानून में लाया गया था कि कलेक्टर की अनुमति होगी कि जैसे ही कोई इस पर विवाद खड़ा करेगा वैसे ही वो वक्फ नहीं रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये भी एक रोक इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। तो ये भी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। कहा जा सकता है कि सरकार के गाल पे एक तमाचा जो है सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के उस प्रावधान पर रोक हमने लगा दी है जो सरकार द्वारा नामित अधिकारी यानी कलेक्टर को यह विवाद निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि क्या वक्फ संपत्ति ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया है। यानी वक्फ मसले पर जो कलेक्टर की जो भूमिका निर्धारित की गई थी, यानी इसकी जांच कलेक्टर करेगा, इस पर भी रोक लगा दी गई है। अब ये जांच कलेक्टर नहीं करेगा जो लाया गया था। यानी जिन जिन चीजों को सरकार यहां लेके घुसेड़ दी थी इस कानून को, वक्फ कानून तो ऑलरेडी पहले से है, लेकिन उसमें आपने क्या क्या लाया, आप वहां पर गैर मुस्लिम लेके आए, आप उसमें कलेक्टर लेके आए, आप ऐसे कुछ प्रावधानों को लेके आए जो मुस्लिम पक्ष को पसंद नहीं थे, और इन प्रावधानों पर सरकार सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपना चाबुक चलाते हुए साफ साफ हम देख रहे हैं कि रोक लगा दी है। ये साफ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी। धीरे धीरे फैसला आ रहा है। बिल्कुल राजीव जी, धीरे धीरे फैसला आ रहा है। जो फैसला आ रहा है वो साफ तौर पे देखा जाए तो सरकार के काफी हद तक खिलाफ जा रहा है। काफी हद तक क्या मतलब, लगभग सरकार के ही खिलाफ जा रहा है। और जो राजीव जी एक था कि साहब वो रजिस्ट्रेशन वाली बात जो थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 1995 से 2013 तक चूंकि रजिस्ट्रेशन था, तो इसलिए हमने इसको देखा है कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम इसकी टाइमलाइन पर विचार कर रहे हैं जी। इसकी टाइमलाइन जो है उस पर विचार कर रहे हो। तो टाइमलाइन पे अब क्या आदेश आता है, आगे क्या पढ़ाया जाता है, वो भी हम बताएंगे जैसे ही उसको आगे पढ़ाया जाता है। फिलहाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है कि वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम ही होगा। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का राजीव जी आदेश आ गया है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, वक्फ बोर्ड का मुख्य अधिकारी जो होगा मुस्लिम ही होगा, यह भी आ गया है। यानी वक्फ पर यहां सरकार को बड़ा झटका लगा है, यह कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार को वक्फ संशोधन अधिनियम, जिसको कानून बना चुकी है मोदी सरकार, इस पर बड़ा झटका लगा है। एक लाइन में अगर कहूं तो बहुत बड़ा झटका। जो संशोधन यहां पर संशोधन अधिनियम यह है, यानी वक्फ कानून को आपने संशोधित किया, अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये जो अमेंडमेंट किया आपने, जो आपने इसमें संशोधन किया, उस पे बहुत बड़ा झटका लगा है मोदी सरकार को। ये आप मान लीजिए कि मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धीरे धीरे जो पढ़ते आ रही हैं, खुल रही हैं, जो आदेश पढ़े जा रहे हैं, जस्टिस BR गवई आदेश पढ़ रहे हैं कोर्ट नंबर 1 में, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट नंबर 1 में जो कुछ चल रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त पर बहुत बड़ा झटका आप कह सकते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में यहां पर लगते हुए। रोक तो इस कानून पे नहीं लगी, लेकिन पूरा का पूरा जो पुराना कानून था उसी को कह लीजिए कि उसी को सामने रख दिया गया है। नए कानून में जिन जिन प्रावधानों को लेकर सरकार आई थी, उसमें से मोस्टली 99% को रद्द नहीं कहें तो स्टे कह दिया गया है, स्टे लगा दिया गया है। और राजीव जी, एक जो बड़ी बात कही है जस्टिस BR गवई ने अपने आदेश में, उन्होंने कहा है राजीव जी कि हमने माना है कि पूर्व धारणा हमेशा कानून की संवैधानिकता पर आधारित होती है और अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही ऐसा किया जा सकता है। हमने पाया है कि पूरे अधिनियम को चुनौती दी गई है, लेकिन मूल चुनौती धारा 3R 3C 14 थी। हमने 1923 के अधिनियम से विधायी इतिहास के अध्ययन किया है और प्रत्येक धारा के लिए प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है और पक्षों की सुनवाई की है। पूरे कानून के लिए कोई आधार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जिन धाराओं को चुनौती दी गई है उन पर हमने स्थगन आदेश दे दिया है। तो राजीव जी, ये बहुत बड़ी जीत याचिकाकर्ताओं की है कि जिन धाराओं पर मांग की गई थी कि इनको निरस्त किया जाए, उन पर स्थगन आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। यह सरकार की बहुत बड़ी हार और याचिकाकर्ताओं की एक बहुत बड़ी जीत राजीव जी है। सबसे बड़ी चीज है यहां पे अमलेंदु जी, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार आने के बाद पहला कानून लेकर आई थी वक्फ कानून। सबसे पहला इसको पास करवाना इनकी पहली चुनौती थी 2024 सरकार में आने के बाद, यानी तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी। और यहां पर सबसे बड़ी हार यहां पर दिखाई दे रही है सुप्रीम कोर्ट में। और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के जितने भी प्रोविजंस थे, की प्रोविजंस यानी मुख्य प्रोविजंस जो थे, जितने बदलाव किए गए थे, सब पर रोक लगा दी गई है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जितने भी नए अमेंडमेंट्स थे, सब पर रोक लगा दी गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका यहां नरेंद्र मोदी सरकार को, बहुत बड़ा झटका, क्योंकि जिन जिन प्रावधानों 3R 3C 14 इन सब पर रोक लगा दी गई है। और यहां साफ साफ यहां सरकार को, मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। वक्फ एक्ट की वैधानिकता पर यहां पर जो अदालत में सबसे ज्यादा जो 3 मुस्लिम सदस्य, मतलब सारी चीजें जो थी, जिस चीजों को लाया गया था, उन तमाम चीजों पर रोक लगा दी गई है। अमलेंदु जी, एक बड़ा फैसला, बड़ा झटका यहां पर मोदी सरकार को, बड़ा झटका कह सकते हैं मोदी सरकार को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 के उन तमाम प्रावधानों को, उन तमाम अमेंडमेंट्स पर रोक लगा दी है। जिन अमेंडमेंट्स के साथ इस कानून को लाया गया था, उन सब पर रोक लगा दी गई है। तो अपने आप में एक बड़ा झटका है ये। और इसकी कानूनी वैधानिकता को, संवैधानिक वैधानिकता को जो देखा जा रहा था कि संवैधानिक तौर पर ये सही है या गलत है, उसमें ये कोर्ट ने यह माना है कि जितनी इन तमाम चीजों को आप लेके आए थे, जिसमें आप कलेक्टर को बीच में ला रहे थे, जिसमें आप गैर मुस्लिमों को ला रहे थे, जिसमें आप 5 साल के प्रैक्टिशनर को ला रहे थे, इन तमाम चीजों पर रोक लगा दी गई है। इन तमाम चीजों पर गोदी मीडिया भले जो भी चिल्लाए, मोदी जी की भक्ति भले जो करे, लेकिन सच्चाई यही है जो हम आप लोगों तक बता रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी की सरकार को, भाजपा की सरकार को, NDA की सरकार को बहुत बड़ा झटका वक्फ पर लग गया है। यह
आप तय मानिए, और यही ये फैसला सुनाने वक्त ये बात जो फैसले से निकल के आई है वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वही आपको हम बता रहे हैं कि वक्त पर एक बहुत बड़ा झटका यहां लगा है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम अदालत में मोदी सरकार को। अमलेंदु जी, बिल्कुल राजीव जी, बहुत बड़ा झटका लगा है और साफ तौर पे यह कहा गया है कि जिन धाराओं पर आपत्ति जताई गई थी उन सब पर हमने स्थगन आदेश दे दिया है। यह बहुत बड़ा झटका है राजीव जी। पूरे कानून पर तो बात थी ही नहीं, और यह कहा भी गया है कि पूरे कानून पर बात नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पूरे कानून पर बात नहीं थी, लेकिन जिन धाराओं पर आपत्तियां थीं उन पर हमने पूरी तरीके से स्थगन आदेश दे दिया है, उनको हमने निरस्त कर दिया, उस पर हमने स्टे ऑर्डर दे दिया है। यह सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा गाल पे तमाचा है। और गाल पे तमाचा राजीव जी, ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के गाल पे भी तमाचा है, जिन्होंने इस बिल को पास करवाया था। यह उनके गाल पे भी एक राजीव जी बहुत बड़ा तमाचा है। मोदी सरकार के गाल पे तमाचा तो है ही, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के गाल पर भी एक जोरदार तमाचा है, जिन्होंने इस असंवैधानिक बिल को पास करवाया था। जी बिल्कुल, इस असंवैधानिक बिल अब हम कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए इस कानून पर पूरी तरह से कानून को रद्द करने की मांग को उन्होंने खारिज कर दी है। यानी पूरी तरह से कानून, क्योंकि कानून तो पहले से चला आ रहा है, इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं, देखिए दो बातें हैं यहां पर, जितने भी इसमें नई चीजें जो जोड़ी गई थी उन सब पे रोक लगा दी गई है। सीधे शब्दों में कहूं तो जितनी भी नई चीजें जोड़ी गई थी उस पे रोक लगा दी गई, जितनी पुरानी चीजें थी वो वैसे ही जारी रहेंगी। इससे बड़ा फैसला और क्या हो सकता है, इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता है। जैसे आप कह रहे हैं अमलेंदु जी कि चाहे वो बिहार हो, जेडीयू हो, चाहे उधर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो आंध्र प्रदेश में, इन दोनों जगहों पर इन दोनों इनके बैसाखियों को भी बड़ा झटका लगा है। और आज देखिए कि नरेंद्र मोदी बिहार में, पूर्णिया में है, और जेडीयू को कितना बड़ा झटका लगा है। जेडीयू जो मुसलमानों के दम पे, वहां मुस्लिम वोटरों के दम पे वहां कई बार जीतकर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाती रही, बीजेपी के साथ वहां गलबैया करती रही, नीतीश कुमार गलबैया करते रहे, उनको कितना बड़ा झटका लगा है आज की जो इस बिल को पास कराने के लिए साथ देते नजर आए थे नीतीश बाबू, जो इस बिल को पास कराते हुए साथ नजर आए थे, देते हुए नजर आए थे, वो चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों को भी बड़ा झटका लगा। बीजेपी गैर मुस्लिम की हिमायती रही है, बीजेपी मुसलमान और हिंदू के बीच खाई को बढ़ाने वाली राजनीति करती है, खुले तौर पे करती है। सब लोग जानते हैं, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचानते हैं, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं हम घुसपैठियों को देख लेंगे, जब नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की बात करते हैं, ऐसी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी की राजनीति क्या है यहां बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू की राजनीति क्या है यह बताने समझने की जरूरत है। यहां यह भी समझने की जरूरत है कि चंद्रबाबू नायडू की राजनीति क्या है, और इन लोगों की राजनीति आगे यहां से कैसे बढ़ेगी यह देखना होगा। यानी इस कानून पे, जो वक्फ संशोधन कानून जो था, इस कानून के उन तमाम पहलुओं पर, उन तमाम अमेंडमेंट्स पर रोक लगा दी गई है जिस अमेंडमेंट्स के साथ इस बिल को लाया गया था। नया प्रावधान, आप कह लीजिए कि वक्त अमेंडमेंट कानून 2025 लागू है, गोदी मीडिया चीख चीख के चिल्लाए कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, लेकिन उन जिन चीजों को चुनौती दी गई थी, 3C, 3R, 14, इन सब पर रोक लगा दी गई है। 4, उन सब पे जितनी धाराएं हैं जिस पर वहां याचिकाकर्ताओं ने उंगली उठाई, उन तमाम धाराओं पर रोक लगा दी गई। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जो राहत की मांग की गई थी वो राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। अब राजीव जी, जो सरकार ने वो उम्मीद पोर्टल जारी कर दिया था और उस पर साहब आप संपत्तियों की शिकायत कर सकते हैं, और उस उम्मीद पोर्टल का क्या होगा? अब वो उम्मीद पोर्टल तो नाउम्मीद हो जाएगा ना मोदी जी। जी, सुप्रीम कोर्ट का तमाचा जो पड़ा है, अब वो उम्मीद पोर्टल नाउम्मीद होकर रह जाएगा मोदी सरकार के लिए। यानी राजीव जी, सरकार जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती थी, उसकी उस मंशा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि आप वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा नहीं कर सकते। राजीव जी, जी, वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा नहीं कर सकते। उम्मीद पोर्टल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जो भी आपने किया, जो अमेंडमेंट आप लेकर आए, सब पर रोक है, सीधे शब्दों में सब पर। अब कलेक्टर साहब जो हैं वहां के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, ये समझ लीजिए। कलेक्टर साहब को जितना जो काम दिया गया था, कलेक्टर साहब अपनी कलेक्टरी करें, यानी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो काम करें, वो वहां पर जिला अधिकारी हैं वो काम करें, वो वक्फ के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अभी उनको जांच का इसमें कानून बनाया गया था कि वही जांच करेंगे। इसको भी स्टे, इस पर भी स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्ति, जो कि जब अगर किसी ने एक संपत्ति की शिकायत की तो वो वक्फ
नहीं रहेगा, इस पर भी रोक लगा दी। तो 3C, 3R, 14 इन तमाम प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साफ साफ 3R जो है इस्लाम का पालन करने वालों के लिए नियम बनने तक 5 साल का समय आवश्यक है, क्योंकि इससे शक्तियों का मनमाना प्रयोग होगा। इस पर रोक लगा दी गई है। 2C क्या है? 2C प्रावधान कि वक्फ संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा, इस पर भी रोक लगा दी गई है। 3C प्रावधान क्या है कि राजस्व अभिलेख, यानी यहां पर रेवेन्यू में जो होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो अधिकारी है, रेवेन्यू अधिकारी द्वारा चुनौती देने से कलेक्टर को अधिकार निर्धारित करने की अनुमति देना शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध होगा। अंतिम निर्णय होने तक संपत्तियों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। जब तक स्वामित्व का निर्णय नहीं हो जाता तब तक किसी भी वक्फ को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। और इसके बाद चौथा, गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और राज्य के लिए 3 से अधिक नहीं होंगे। और पांचवा, धारा 23 पदेन अधिकारी मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। ये पदेन अधिकारी जो होगा जो मुस्लिम समुदाय से ही होगा, और उसके अलावा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। और राज्यों में सिर्फ 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम, जिसको कि वहां पे पहले 4, लेकिन उसको जब देखा गया तो उसमें महिला पुरुष मिला के 6 हो रहे थे, उसको आधा कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं अमलेंदु जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्फ पर एक बहुत बड़ा फैसला, और इस फैसले के बाद ये समझ लीजिए कि यहां पर कम से कम इतना तो दिखाई देता है, इतना तो समझ में आता है कि वक्फ जो है मामला वो कहीं ना कहीं अब जो दूसरा राजीव जी, जो कलेक्टर का फैसला अंतिम था उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती थी, उसको भी निरस्त कर दिया, उस पर भी रोक लगा दिया। हाँ। और कह दिया कि कलेक्टर का अंतिम फैसला नहीं होगा। ये जो है ये आ गया राजीव जी। इसका मतलब कि और भी चीजें जो हैं वो अभी आती जाएंगी, वो हम बताते जाएंगे अपने दर्शकों को। ये सरकार की बड़ी हार होती जा रही है। सारे उन प्रावधानों को जो संशोधन में लाए गए थे उनको सबको निरस्त सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। मोदी सरकार के गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा सुप्रीम कोर्ट से पड़ रहा है। यह भी आ गया कि कलेक्टर के अधिकारों को लेकर जो संपत्तियों को लेकर जो संशोधन था उसको निरस्त किया जाता है। कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा, यह भी आ गया। यानी उसके खिलाफ अपील ऊंची अदालत में की जा सकती है, यह भी आ गया है राजीव जी। जी, कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला, आप याद कीजिए कि कलेक्टर फैसला करेगा, वही अंतिम होगा। उसके बाद उसको अगर उच्चली अदालत में ले जाना हो, ट्रिब्यूनल की बात यहां आई थी अमलेंदु जी। ये सारी चीजें थी, लेकिन इन सब पे अब मैं देख रहा हूं कुछ गोदी मीडिया के वेबसाइट्स, चैनल्स, ये सब देख रहा हूं जो साफ साफ की वक्फ एक्ट पर जो है वक्फ कानून लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। लागू तो पहले से था देश में, लागू तो पहले से था भाई साहब, गोदी मीडिया वालों, लागू पहले से था। क्या देश में 1923 के नियमों के खिलाफ है, संवैधानिकता के खिलाफ है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और इसीलिए इस पर रोक लगाई गई है। जो जो अमेंडमेंट किए गए उन सब पे रोक लगा दी गई है। यह सबसे बड़ी बात है। यहां पे जितने अमेंडमेंट किए गए, यहां सबसे बड़ा झटका है नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को। और यह बात समझनी होगी, और यह बात खासकर नीतीश बाबू को समझनी होगी, जो बिहार में चुनाव लड़ने और फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए ताल ठोके बैठे हुए हैं। उनको समझनी होगी ये बात कि आखिर आप जनहित के काम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, यह समझना होगा वहां पे। और इसलिए यहां पर वक्फ जो है मामला यह बहुत गंभीर हो जाता है। हम क्यों इस बात को लेके आ रहे हैं, जैसे जैसे और भी बातें छन के आ रही हैं हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बहुत। और दोस्तों दूसरी बात, उधर सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरी सुनवाई चलेगी। आज सुनवाई है SIR पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो भी बिहार को लेकर। और एक इसमें और भी महत्वपूर्ण बात है कि अब SIR पूरे देश में करवाने के लिए यहां चुनाव आयोग जो है वो तत्पर है। चुनाव आयोग ने आदेश दे दिया अपने जिला निर्वाचन अधिकारियों को, पूरे देश के जिला निर्वाचन यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो CEO हैं उनको। लेकिन यहां इसको भी चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। आज इस पर भी बहुत गंभीर मसले के साथ यहां दलीलें पेश की जाएंगी। उस पर भी हम लोग आप तक हम जो कुछ भी होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अश्विनी उपाध्याय जो बीजेपी अभी लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि वहां जो कुछ होगा वो तो हम आप तक पहुंचाएंगे दूसरे स्ट्रीम में। लेकिन यहां जो चल रहा है यह बहुत इंपॉर्टेंट है अमलेंदु जी, कि वक्फ पे जो फैसला आ रहा है इसमें सीधे शब्दों में कहें
अगर फाइनल लाइन में कहा जाए तो यहां पर बहुत बड़ा झटका नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में ड्रीम कानून बनाने के लिए जो आए थे, उस पर बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट में। अमलेंदु जी, बिल्कुल राजीव जी, बहुत बड़ा झटका लगा। सबसे पहला संशोधन अधिनियम यही लेकर आए थे सरकार बनते ही, और बनते ही राजीव जी चूंकि सरकार गिरने का खतरा उस समय पैदा हो गया था तो तुरंत जेपीसी में भी भेज दिया गया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जेपीसी में पास कराया गया, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और जयंत चौधरी और चिराग पासवान ने इसका समर्थन किया, और सिर्फ समर्थन नहीं किया, इसके पक्ष में भाषणबाजी भी की सबने इसके पक्ष में, तो उनके गाल पर भी एक करारा तमाचा ये निश्चित तौर पर लगा है। और सरकार को राजीव जी कहा जाए मुंह की खानी पड़ी है। संपत्तियों पर कब्जा करने की जो उसकी नीति थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। यह एक बड़ा तमाचा मोदी सरकार के गाल पर सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन अधिनियम के मामले में लगा राजीव जी। इसमें जो पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन का मामला था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने माना है कि रजिस्ट्रेशन 1995 से 2013 तक का अस्तित्व में था। 1995 में रजिस्ट्रेशन को लाया गया था कि वक्फ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और 2013 तक अस्तित्व में था और अब भी है। इसलिए हमने माना है कि रजिस्ट्रेशन कोई नई बात नहीं है। हमने रजिस्ट्रेशन की समय सीमा पर भी विचार किया है। ये 1995 से 2013 तक ये था, और इसीलिए इसको हमने माना है। ये बात कही जा रही है, और यहां एक महत्वपूर्ण यहां पर बात जो है, ये इंपॉर्टेंट बात यहां कही गई है सुप्रीम अदालत की तरफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे साफ दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल राजीव, काफी एकदम साफ है। चूंकि रजिस्ट्रेशन तो पहले से था, उस पर बात भी हुई थी, तो पूछा भी गया था कपिल सिब्बल से कि पहले से रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा था हाँ रजिस्ट्रेशन पहले से है। फिर यह भी आया कि साहब उसमें सजा का प्रावधान नहीं था, इन्होंने सजा का प्रावधान किया हुआ है। उसमें मुतवल्ली को हटाया जाता था, लेकिन इसमें तो सजा का प्रावधान कर दिया गया है, तो ये बात भी आई। तो इसलिए जो टाइमलाइन जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया कि टाइमलाइन इसकी क्या होगी। अब 1000 साल पुरानी संपत्ति है, उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, इस टाइमलाइन पर जो है सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है राजीव जी बात कर रहा है। आगे जब इस पर स्पष्ट आदेश आएगा तो वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन को लेकर आदेश दिया है। जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लाइन को लेकर क्या आदेश दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। वक्फ संशोधन कानून और इस पर जो फैसला, उस फैसले में क्या कुछ आ रहा है। देखिए बहुत बड़ा फैसला है, छोटा मोटा फैसला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो चीजें सामने आ रही हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का मामला भी था, लेकिन एक लाइन में अगर कहा जाए तो जितने प्रावधान थे हर प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है। सीधे शब्दों में कहा जाए उसमें अब टाइम लाइन की बात आएगी, रजिस्ट्रेशन की बात आएगी, उसमें फिर कलेक्टर वाली बात आ गई, उसमें 2C, 3R, 3C, 423, 14 ये सारे कानूनों को वहां पर चुनौती दी गई थी, धाराओं को चुनौती दी गई थी, जो इनकी धाराएं उपधाराएं हैं इस कानून की, उसको चुनौती दी गई थी। इन सब पे रोक लगा दी गई है, और इसीलिए यहां पर, लेकिन ये कानून रद्द ऐसे भी नहीं हो सकता अमलेंदु जी, क्योंकि कानून तो पहले से चला आ रहा है इसके, और उसको ही आप लेके आते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं कुछ संशोधन के साथ। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह काम सही किया है कि उस कानून को रद्द न कर साफ साफ जो संशोधन हुए हैं, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनको यहां पर उस दिशा में लेकर स्टे की बात कही है। रद्द करने की बात तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता, लेकिन स्टे करने की बात कही है। अब चाहें तो जो सत्ता पक्ष है इसको चुनौती देने के लिए वो बड़े बेंच में जा सकता है, यह भी इसमें एक प्रावधान होगा। हाँ राजीव, ये भी होगा, चूंकि अभी शॉर्ट मतलब उसका जीस्ट पढ़ के जो है सुनाया है अदालत ने राजीव जी, तो अब तक जो पढ़कर सुनाया है तो वो हम बता देते हैं कि सिलसिलेवार क्या क्या कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस VR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने आज जो अंतरिम आदेश पारित किया वो है कि न्यायालय ने माना कि संपूर्ण संशोधन पर रोक लगाने का मामला नहीं बनता, लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति के वक्फ के रूप में समर्पित करने से पहले 5 वर्षों तक मुसलमान बने रहने की अनिवार्यता। धारा 3R पर तब तक रोक लगा दी गई है जब तक राज्य द्वारा यह जांचने के लिए नियम नहीं बनाए जाते कि व्यक्ति मुसलमान है या नहीं। न्यायालय ने कहा कि ऐसे किसी नियम व्यवस्था के बिना यह प्रावधान सत्ता के मनमाने प्रयोग को बढ़ावा देगा। दूसरा, कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा। जब तक न्यायाधिकरण द्वारा न्याय निर्णय नहीं हो जाता तब तक किसी भी पक्ष के विरुद्ध किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का सृजन नहीं किया जा सकता। कलेक्टर को ऐसी शक्तियों से संबंधित प्रावधान स्थगित रहेगा।
न्यायालय ने वक्फ निकायों में गैर मुस्लिमों को शासन करने के प्रावधान पर भी विचार किया। न्यायालय ने साफ आदेश दिया कि फिलहाल राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं किए जाने चाहिए और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में फिलहाल कुल 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं किए जाएंगे। न्यायालय ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की अनिवार्यता पर रोक लगाने से इनकार किया, यह देखते हुए कि यह पहलू पहले के कानूनों में मौजूद था। पंजीकरण के लिए निर्धारित समय सीमा में संशोधन की आवश्यकता की चिंता के जवाब में न्यायालय ने कहा कि उसने अपने आदेश में इस पहलू पर भी ध्यान दिया है। अंतरिम आदेश के प्रभावी अंशों को लिखवाते हुए जस्टिस BR गवई ने कहा कि हमने माना है कि पंजीकरण 1995 से 2013 तक अस्तित्व में था और अब भी है, इसलिए हमने माना है कि पंजीकरण कोई नई बात नहीं है। और न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया प्रकृति की है और वे पक्षकारों को अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाले आगे के अनुरोध प्रस्तुत करने से नहीं रोकेंगी। यानी अगर याचिकाकर्ताओं को लगता है कि उन्हें और चुनौती दी जानी है इस कानून को, तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। आगे भी इसको और चुनौतियां दी जा सकती हैं राजीव जी, यह स्पष्ट तौर पर आ गया है। यानी आगे इस पर चुनौती में जो और रोक है, रोक लगाइए, इस पर इसको चुनौती दीजिए, जो रोक लगी हैं उसको चुनौती, या उसके अलावा उसको चुनौती कि इसमें कुछ कुछ प्रोविजंस और बनाए जाएं, घटाए जाएं, उसको चुनौती। ये सारी चीजें यहां पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने यहां पर कही हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां इस पर टोटल ओवरऑल तुषार मेहता जो दलीलें पेश कर रहे थे, उन दलीलों को यहां पर सुप्रीम कोर्ट न मानते हुए जो विपक्ष है यानी याचिकाकर्ताओं का पक्ष है, उन दलीलों को ज्यादा यहां माना गया है। और इसलिए क्योंकि उनकी दलीलें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से यहां पर, अब देखिए यहां AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी याचिका लगाई थी, दिल्ली आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने लगाई थी, नागरिक अधिकार संरक्षक संघ ने लगाई थी, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने लगाई थी, समस्त केरल जमीयतुल्लाह उलेमा ने लगाई थी। याचिकाओं किन किन लोगों ने लगाई थी मुख्य रूप से वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अंजुम कादरी ने लगाई थी, तैयब खान सलमानी ने, मोहम्मद शफी ने, TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, RJD सांसद यानी राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, DMK और इन सारे ने याचिका लगाई थी। राजीव जी, एक वो नारायण गुरुस्वामी का जो ट्रस्ट है उसने भी याचिका लगाई थी केरल का, और उसने कहा था कि ये जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और भेदभाव को बढ़ावा देता है। हाँ, बिल्कुल। और भाजपा के नेतृत्व वाले राज्य जो इसके पक्ष में लगाए थे उसमें असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन सब। उत्तर प्रदेश नहीं था लेकिन राजीव जी, उत्तर प्रदेश नहीं था। हाँ, उत्तर प्रदेश नहीं था, उत्तर प्रदेश नहीं था, असम है और सब है। जरा इमरान प्रतापगढ़ी पिटिशनर भी हैं, उनकी बाइट आई है, क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो यहां पे अच्छा लग रहा है, कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी। जो रोक लगाई गई है, बहुत महत्वपूर्ण रोक लगाई गई, यानी अमेंडमेंट पे एक बड़ी जीत यहां विपक्ष की हुई है, बड़ी जीत याचिकाकर्ताओं की हुई है, परमानेंट रोक यहां पर। और सबसे बड़ी चीज कि इस बिल के खिलाफ अभी भी आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी जो बेहतर हो सकता था वो करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आप भी जानते हैं कि इस बिल को, चूंकि उसी बिल को कैरी फॉरवर्ड किया गया था कई अमेंडमेंट के साथ, तो पूरे के पूरे इस बिल को तो
तो खारिज नहीं किया जा सकता, रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रावधान लगाए गए, जिसमें कलेक्टर की भूमिका आ गई, जिसमें गैर मुस्लिमों की भूमिका आ गई, जिसमें वक्फ नहीं रहेगा अगर कोई चुनौती पेश की गई, ये सारी भूमिकाएं आ गई, इन सब पे रोक लगा दी गई है। यानी एक बड़ी यहां पर जीत विपक्ष की, याचिकाकर्ताओं की, और ये कहें जीत से ज्यादा एक बड़ी हार कहें तो नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की, उनके साथियों की, उनके बैसाखियों की एक बहुत बड़ी हार यहां पे हुई है, यह तय मानिए आप। और यह बात यहां पर शायद आज दुम दुबाते हुए, मुंह छिपाते हुए गोदी मीडिया के साथी हमारे दिखाई देंगे, क्योंकि इस हार को तो वो बताएंगे नहीं, एक एक बात को यहां लेके आएंगे नहीं, लेकिन इस हमारे चैनल के जरिए हमारी इन तमाम जो सीधी बातें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, जो हुआ है, जो आदेश है, वो जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि इसमें लाग लपेट कर कुछ बताया जा रहा है, कुछ हम और इसमें चाशनी लगाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा वो लोग करते हैं। तो इसीलिए इस बात के इस फेर में मत पड़िए कि अरे ये रद्द नहीं किया गया और रद्द होना चाहिए था। ये रद्द कैसे हो सकता था? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये कानून पहले से है, उसी कानून को कैरी फॉरवर्ड किया गया, लेकिन इसमें वो तमाम प्रावधान संशोधनों को रद्द किया गया, संशोधनों को पर रोक लगाई गई है। रद्द वर्ड ठीक नहीं होगा, लेकिन उस पर रोक लगाई गई है, ये महत्वपूर्ण है। और अगर उस पर स्टे है तो ये समझ लीजिए कि एक बड़ी हार ऑलरेडी हो चुकी है नरेंद्र मोदी सरकार की। अमलेंदु जी, बिल्कुल राजीव जी, बहुत बड़ी हार इस पर हो चुकी है सरकार की। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राजीव जी जो इसमें याचिकाकर्ता भी था, उसके प्रवक्ता हैं सैयद कासिम, उन्होंने भी जो है इसका स्वागत किया है। और उनका कहना है कि काफ़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है, वक्फ बाई यूज़र वाली हमारी बात मान ली गई, इसके साथ ही संरक्षित स्मारकों पर हमारी बात मान ली गई है। कोई तीसरा पक्ष दावा नहीं करेगा, जो 5 साल का संशोधन लाया गया था उसे हटा दिया गया है। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि कुल मिलाकर हमारी कई बातें मान ली गई हैं और हमें लगता है कि काफ़ी हद तक संतुष्टि है। और इसी पर राजीव जी जो अधिवक्ता एमआर शमशाद अहमद ने जो बहस भी जिन्होंने की थी, उनका कहना है कि हमारा मानना है कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर आज का आदेश उचित रूप से उचित है। वक्फ से संबंधित एक मुद्दे को छोड़कर सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया है, उनमें से अधिकांश पर रोक लगा दी गई है। और किसी व्यक्ति के लिए 5 वर्ष तक मुस्लिम होने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी गई है। वक्फ परिषद, जहां गैर मुस्लिमों की संख्या स्पष्ट थी कि संरचना को 4 सदस्यों तक सीमित कर दिया गया है, इसी प्रकार वक्फ बोर्ड की संख्या भी 3 सदस्यों तक सीमित कर दी गई है। या जहां तक कलेक्टर की शक्ति का प्रश्न है, सरकार द्वारा उत्पन्न विवादों के लंबित रहने के दौरान कलेक्टर राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि दर्ज करेगा कि यह वक्फ संपत्ति नहीं है, जब तक कि उपयुक्त प्राधिकारी या न्यायिक मंच द्वारा इसका निर्णय नहीं हो जाता। न्यायालय ने कहा है कि यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, इसलिए इस पर विशेष रूप से रोक लगा दी गई है। और कहा है कि किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव नहीं किया जाएगा जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, जब तक तीसरे पक्ष के अधिकार का सृजन नहीं कर लिया जाएगा। इसलिए यह अंतरिम आदेश है। इस समय दिशा निर्देश एक अच्छा आदेश है। हम उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के बारे में पढ़ेंगे और फिर उस पर प्रतिक्रिया देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरा इनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। सैयद कासिम रसूल इलियास, सैयद कासिम रसूल इलियास जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, मेंबर हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाई यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है। और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाई यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। तो मेरा कहना ये है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है। तो हम समझते हैं कि तो साफ साफ यहां पर सैयद कासिम रसूल इलियास की बात आप सुन रहे थे, मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और साफ साफ कह रहे हैं कि मुख्य रूप से उन तमाम बातों को मान ली गई है, हमारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। जिन बातों पर हम लोगों ने आपत्ति जताई थी, इस कानून के जिन प्रावधानों पर हमने आपत्ति जताई थी, उन बातों पर रोक लगा दी गई है। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है? अमलेंदु जी, ये बहुत बड़ी बात, यहां पर एक बड़ा एक खुशी का दिन है इन तमाम लोगों के लिए, इन याचिकाकर्ताओं के लिए जो इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। एक बड़ी जीत है यहां पर याचिकाकर्ताओं की, जिन्होंने आज इस फैसले के जरिए, जिनके पास ये खुशी आई है कि आज
इससे पहले जो कुछ हो रहा था इस देश में, इस नए कानून के जरिए जैसे वक्फ की संपत्तियों को सरकारी कब्जे में लेने की जो कोशिश हो रही थी, उस पर एक बड़ा लगाम यहां पर हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक चाबुक की तरह इसे देख सकते हैं कि नहीं, आप अगर आगे बढ़ेंगे, आप अगर गलत के साथ गलत रास्ते पर लेकर जाएंगे, किसी कानून को उस हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ साफ रोक लगा दी। हाँ बिल्कुल राजीव, साफ साफ रोक लगा दी है और अधिकांश जो संशोधन थे, लगभग सभी जो हैं, उन पर रोक लगा दी है। सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन वाले को छोड़कर, उसमें भी उसकी टाइमलाइन पर विचार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कि उसकी टाइमलाइन क्या होनी चाहिए। तो वो भी उस पर अभी फैसला आ जाएगा। उसमें उन्होंने कहा है जस्टिस गवई ने कि हमने इसकी टाइमलाइन पर विचार किया है राजीव जी। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जीत जो है याचिकाकर्ताओं की। और जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं मोहम्मद कासिम रसूल इलियास, उन्होंने कहा भी कि हमारी अधिकांश जो मांग थी वो मान ली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उन पर स्टे कर दिया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली जो हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने भी राजीव जी यही कहा है कि हमारी मांग थी कि पूरे अधिनियम पर, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि जो प्रावधान बताए हैं उसका हम स्वागत करते हैं, राहत दी जाएगी, ये स्वागत योग्य कदम है, उन्होंने ये कहा है राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा फैसला जैसे आता है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से यहां पर साफ साफ है कि मैक्सिमम प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है। मैक्सिमम प्रावधानों पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की जो बेंच है, इसने वक्फ बिल पर एक कम से कम सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत दिनों बाद एक इस ढंग का फैसला देखने को मिल रहा है अमलेंदु जी, जिसमें थोड़ी सी खुशी नजर आ सकती है देश की आवाम को, आम जनता के लिए। क्योंकि यह मामला सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, यह मामला कल को हिंदुओं के लिए भी, सिखों के लिए भी, क्रिश्चियंस के लिए भी, और इसके अलावा बौद्धों, जैनों, इन सब के लिए भी यह मामला उधर भी जा सकता था। इसलिए इस पर रोक बहुत जरूरी थी और उसमें मैक्सिमम प्रावधानों को या तो रोक लगा दी गई या उसमें थोड़ा बहुत उसको और संशोधित किया गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैक्सिमम प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर की भूमिका पर रोक लगा दी गई, इसमें CEO गैर मुस्लिम हो सकता है, उस पर भी रोक लगाई गई। यानी वक्फ का जो CEO होगा वो गैर मुस्लिम नहीं होगा, मुस्लिम ही होगा, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, यही कहा गया है कि जो CEO उसका होगा वो गैर मुस्लिम नहीं, मुस्लिम ही होगा। और पदेन सदस्य भी अगर उसका है तो वो कोशिश की जाएगी कि नॉन मुस्लिम ही हो। राज्य के जो बॉडीज हैं उनमें 3 से ज़्यादा नहीं होंगे गैर मुस्लिम, और जो सेंट्रल का है उसमें 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। क्योंकि ये कहा गया था कि जो पदेन सदस्य जो सरकार की तरफ से अधिकारी नामित होते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी किसी मुस्लिम अधिकारी का उसमें शामिल करना। तो ये छूट जो दी गई है तो उसमें साफ कर दिया गया कि 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। जबकि जो पुराना जो संशोधन था जो सरकार लेकर आई थी वो 12 तक संख्या पहुंच रही थी और गैर मुस्लिमों की संख्या उसमें ज्यादा हो जा रही थी। तो उसको भी सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजीव जी रोक दिया है। तो यह भी एक बड़ा तमाचा सरकार के गाल पर समझा जा सकता है कि जो जिस तरीके से एक गैर संवैधानिक संशोधन लेकर आई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग ढंग से जो स्टे दिया है उस स्टे की हम बात कर रहे हैं और सब लोग, मैक्सिमम लोग इसमें तारीफ कर रहे हैं। मैक्सिमम जो याचिकाकर्ता हैं वो तारीफ कर रहे हैं, ये दिख रहा है इन प्रावधानों को। और कुछ लोगों की बाइट्स भी हम आप तक लेके आएंगे। और फिरंगी महली की बाइट जरा सुन लेते हैं, फिरंगी महली क्या कह रहे हैं। फिरंगी महली जो हैं ये इमाम हैं और लखनऊ के जो ईदगाह है उसके इमाम हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली। जी फिरंगी महली को सुनते हैं क्या कह रहे हैं, सुनिए। The Honorable Supreme Court has given interim order related to the Waqf Amendment Act 2025. However, our demand was that the entire act, there must be a stay on the entire act, but the court has not given such order. However, the court has stayed many provisions and we welcome the stay on certain provisions such as that a person who want to make a waqf should be 5 years practicing Muslim, and that the court has also cleared that the CEO must be from the Muslim community.
तो आप सुन रहे थे, यहां पर साफ साफ ये भी महली जो है ये भी इसको वेलकम कर रहे हैं, इस पूरे प्रावधान पर रोक जो लगाई गई है इसको वेलकम कर रहे हैं। यानी यहां पर साफ साफ स्वागत तो होगा ही, स्वागत योग्य यहां पर कहें तो ये पूरा का पूरा फैसला है। लेकिन वकील, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, शमशाद क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। Briefly tell us what is your response to the interim order which has been pronounced right now? See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. All the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court, and most of them have been stayed. Number one, that the requirement of somebody being practicing Muslim of 5 years, that has been stayed. The Waqf Council's composition, where the number of non-Muslim members were vague, that has been limited to 4. Similarly, Waqf Board has been limited to 3. As far as collector's power is concerned, that during the pendency of the dispute so created by the government, the collector will record entry in the revenue record saying that this is not Waqf property till the time it is decided by the appropriate authorities or judicial forum. The court has said that this violates the doctrine of separation of power. So that has been specifically stated and said that no revenue record shall be altered, and till the time final decision is taken, no third party right shall be created. So these are the interim directions at this stage. Oh, we understand this is a good order. We'll read about Waqf by user and then we'll respond about it. Thank you. तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ कह रहे हैं शमशाद की ये जो ऑर्डर है वो अच्छा ऑर्डर है और हम इसका स्वागत करते हैं। इसमें साफ साफ की उपयोगकर्ताओं द्वारा वक्फ प्रावधान को हटाना, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, फिर जो चुनौतियां दी गई थी वक्फ के निर्माण के लिए 5 वर्ष तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की पूर्व शर्त, सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण से संबंधित विवादों का निपटारा सरकार को करने की अनुमति, वक्फ अधिनियम पर परिसीमा अधिनियम का लागू होना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षित स्मारकों पर बनाए गए वक्फ को अमान्य करना, अनुसूचित क्षेत्रों में वक्फ कानून वक्फ बनाने पर प्रतिबंध, परिषद और बोर्डों में महिला सदस्यों की संख्या 2 तक सीमित करना, वक्फ अल औलाद को कमजोर करना, वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण, दक्षता और विकास करना, ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान आदि। ये सब कुछ ऐसे प्रावधान दिए थे उसमें हैं जिसको चुनौती दी गई थी और इन सब पे रोक लगा दी गई है। सीधे शब्दों में कहूं तो ये जो इसमें था इसको चुनौती दी गई, इन तमाम चीजों को जिस पर रोक लगा दी गई। और रोक में साफ साफ ये कहा गया कि धारा 3(1)(r) के प्रावधान जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन यानी मुस्लिम प्रैक्टिशनर मुस्लिम होना चाहिए, उसको राज्य सरकारों द्वारा इस शर्त के निर्धारण के संबंध में नियम बनाने तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पहला ये। दूसरा ये कि सरकार के नामित अधिकारी को यह तय करने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक लगा दी गई है कि क्या किसी वक्फ संपत्ति ने सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण किया है, यह देखते हुए कि एक कार्यकारी अधिकारी को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार के न्याय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा। हालांकि जब तक ट्रिब्यूनल द्वारा न्याय निर्णयन नहीं हो जाता तब तक किसी भी पक्ष के विरुद्ध किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का सृजन नहीं किया जा सकता और इसीलिए यह दूसरा। तीसरा यह कि वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों के नामांकन की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक तो नहीं लगाई गई है। हालांकि न्यायालय ने कहा है कि जहां तक संभव हो बोर्ड का पदेन सदस्य एक मुस्लिम व्यक्ति होना ही चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, 3 से अधिक, जबकि राज्य में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। अदालत ने पंजीकरण अधिनियम अनिवार्य करने वाले प्रावधान में हस्तक्षेप नहीं किया है और कहा है कि यह कोई नई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह शर्त 1995 और 2013 के पिछले अधिनियमों में है ऑलरेडी। हालांकि न्यायालय ने पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है जिसकी जानकारी निर्णय जो है अपलोड करने के बाद उसकी जानकारी मिलेगी। तो ये सारी चीजें और ये 22 तारीख को ये फैसला सुरक्षित रखा गया
था और अब इस पर आज इस पर फैसला आ गया है। यानी मोटा मोटी ये देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम प्रावधानों को, मैक्सिमम प्रावधानों को, यहां जो अमेंडमेंट थे उनको यहां पर उस पर रोक लगा दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला और जिसका स्वागत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर तो रोक नहीं लगाई और वो रद्द नहीं किया इस कानून को, और कर भी नहीं सकता क्योंकि ये कानून जो है वो पहले से बना आ रहा है। लेकिन इस कानून के जो वैसे प्रस्ताव हैं, जो अमेंडमेंट किए गए, जो संशोधित किए गए, उस पर उसके मैक्सिमम आप कह लीजिए तो 99% पर रोक आज सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। और इसलिए यहां पर जरूरी है यह जानना कि आखिर यहां से परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, यह देखना समझना जरूरी है। तो बहुत कुछ यहां पे आने वाले समय में होगा अमलेंदु जी, और इस पे एक जो महत्वपूर्ण बात है कि यहां से अब राजनीतिक परिस्थितियों को भी बदलते हुए आप देखते हैं। बिल्कुल राजीव जी, यहां से काफी हम राजनीतिक परिस्थितियों को बदलते हुए देखते हैं। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार अब बिहार में क्या जवाब देते हैं। राजीव जी, चंद्रबाबू नायडू क्या जवाब देते हैं, क्योंकि ये तो इनके गाल पे भी तमाचा है ना। पास तो ये इनकी वजह से ही हुआ, किसी और ने तो पास कराया नहीं। अगर ये नहीं चाहते तो ये बिल पास नहीं होता। तो यानी राजीव जी की ना खुदा मिला ना बिसाले सनम जो कहावत है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर लागू होती है कि आपने भारतीय जनता पार्टी का इस पर समर्थन भी कर दिया, अपने को आपने उघाड़ भी दिया, आपके अब तक जो मुलम्मा चढ़ा हुआ था सेक्युलरिज्म का वो आपने उतार के फेंक दिया, बेनकाब हो गई आपकी पूरी जीवन भर की राजनीति, और उस पर भी पानी फेर दिया सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे ऑर्डर देकर। तो भारतीय जनता पार्टी की तो जो राजनीति थी राजीव जी, वही राजनीति थी, कर ही रही थी। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो थे वो सेक्युलरिज्म की राजनीति की जो बात किया करते थे, सबसे ज्यादा बेनकाब वो हुए हैं। और ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा तमाचा मोदी सरकार के साथ साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए भी है, उनकी राजनीति के लिए भी है। बुरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं और इसका असर राजीव जी अब बिहार के चुनाव पर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बिहार के चुनाव पर देखने को जरूर मिलेगा। बेनकाब हो चुके हैं नरेंद्र मोदी के साथी यानी नीतीश कुमार, और उधर बेनकाब हो चुके हैं चंद्रबाबू नायडू। लेकिन वक्फ संशोधन पे एक बड़ा फैसला, और बड़ा फैसला में ये स्टे इस ढंग से कि जो प्रावधान लाए गए थे उन प्रावधानों में से मैक्सिमम पर रोक, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इस फैसले में मैक्सिमम प्रावधानों पर अगर रोक लगा दी गई है तो आप समझ सकते हैं कि यहां नीतीश बाबू और दूसरी तरफ कैसे यहां चंद्रबाबू नायडू दोनों बैकफुट पे आ गए हैं। एक बड़ा फैसला, और आज एक दूसरा मामला जो है वो SIR का हो सकता है कि अभी से थोड़ी देर बाद उसकी सुनवाई शुरू हो, या हो सकता है कि 2 बजे के बाद SIR, बिहार SIR पर जो भी सुनवाई होगी वो भी हम आप तक लेके आएंगे। दोस्तों आप उस पर भी जुड़िएगा हमारे साथ। लेकिन इस वक्त जो फैसला आया है वक्फ बिल पे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वक्फ संशोधन पे हम लोगों ने आप तक उन तमाम दलीलों को पहुंचाने की कोशिश की थी। आप बहुत बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहे और उन दलीलों को आपने सुना था। आज उसमें फैसले की घड़ी थी और फैसला जो है वो आ चुका है, और फैसले में साफ साफ उन तमाम मसलों को जो सामने रखा गया था, जिसमें इसी वक्फ संशोधन अधिनियम या वक्फ संशोधन कानून 2025 के जो धाराएं हैं उसमें धारा नंबर 2C, धारा नंबर 3C और R, उसके अलावा धारा नंबर 14, धारा नंबर 23, इन सब पर रोक लगा दी गई है। यह अपने आप में बड़ी बात है, और इन सब पर रोक लगाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे है अमलेंदु जी। और आज जब नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे हैं, जहां चुनाव हुई रणभेड़ी उनकी चली रही है, बजा रहे हैं बिगुल, फूंक रहे हैं, सौगात बांट रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर विश्वास कोई कैसे करे, मतदाता आपके ऊपर विश्वास क्यों करेगा, ये इंपॉर्टेंट है अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, जो विपक्ष का आरोप है कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार जो है वो जमीन चुराने का भी काम कर रही थी, तो वोट चोरी से चुनी हुई सरकार के वक्फ की जमीनों को चुराने की मंशा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसको राजीव जी, इस आज के आदेश को इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो एक हाइड्रोजन बम लेकर आएंगे, वो कब लेकर आएंगे, वो क्या होगा वोट चोरी पर, वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो इस सरकार की मंशा थी वो मंशा यही थी कि वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया जाए, और आरोप तो ये है कि उनके मित्रों को जो है वो जमीनें दे दी जाएं, इस तरीके की साजिशें रची जा रही थी। लेकिन उस पर एक बड़ी रोक
जो है वो लग गई है और फिलहाल ये समझा जा सकता है कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा जो है ये सुप्रीम कोर्ट से पड़ा है और जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो मांग थी, जिन धाराओं पर रोक लगाने की मांग की गई थी, उन पर सब पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ये याचिकाकर्ताओं की एक बड़ी जीत राजीव जी समझी जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है, बड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप जानते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 जो कानून बन चुका है उसको चुनौती जो दी गई थी, एक नहीं बल्कि लगभग 100 याचिकाएं लगाई गई थी। उनमें से 7-8 याचिकाओं के बेंच को एक साथ रख के, क्योंकि उसमें कुल मिलाकर एक ही तरह के तमाम मसले थे, जिसमें पहला मामला था कि इस कानून को ही रद्द किया जाए और दूसरा था कि इसमें जितने संशोधन हैं उनको भी रद्द किया जाए। संवैधानिक पहलू